आप क्या बना रहे हैं? ईवा ने पूछा। उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आए और उसने जल्दी से उसे ढक लिया। शर्मिंदा नूडल्स, आरोन ने जवाब दिया और आटा गूंथते हुए अपनी गति बढ़ा दी। इसमें समय नहीं लगेगा, लंबा समय लगेगा, बस धैर्य बनाए रखें। ईवा सुबह की कसरत से थककर गुनगुना रही थी, उसे बहुत भूख लगी थी। मुख्य प्रशिक्षण दोपहर में निर्धारित है, वह जानती थी कि आगे आने वाली यातनाओं को सहन करने के लिए उसे अच्छी तरह से खाना जरूरी है। जब आरोन मांस पकाने लगा तो उसने उससे बातचीत शुरू कर दी ताकि उसका ध्यान उसकी वर्तमान स्थिति से हट जाए। भूख। आप चौथे स्तर पर हैं। उनकी आवाज में चिंता झलक रही थी। मैं अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ले रही हूँ, ईवा ने धीरे से कहा, उस पर दबाव महसूस करते हुए। इतना शक्तिशाली भाई होना। उसे अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं थी, ईथन और जूलियन के सामने डटे रहना ही काफी था। पर्याप्त। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतने समय से कैसे रह रहे हैं? आरोन ने नरमी से पूछा। वह पहले से ही चिंतित था, लेकिन अब जब उसे उसकी शक्ति का स्तर पता चल गया तो उसकी चिंता और भी गहरी हो गई। उसके जीवित रहने की संभावना। इतनी सीमित ताकत के साथ यह आसान नहीं रहा होगा। उसने उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखा, इस उम्मीद में कि उसके प्रश्न ने उसके मन में कोई पीड़ादायक भावनाएं न जगाई हो। यादें। लेकिन ईवा का दिमाग बिल्कुल खाली था। उसने उसकी सूक्ष्म निगाहें तो पकड़ी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। मूल मालिक से जहां तक उनके अपने अतीत की बात है, उसमें कुछ भी खास भावनात्मक नहीं था। के साथ शुरू। इसलिए उसने अपने लिए एक उपयुक्त बहाना ढूंढ लिया। मुझे अपना अतीत याद नहीं है, कालकोठरी में एक दुर्घटना हुई थी, ईवा ने कहा। उसने स्थिर स्वर में बुदबुदाया। लेकिन आरोन को ऐसा लगा जैसे वह बहादुरी का दिखावा कर रही हो। आखिरकार किसे ऐसा महसूस नहीं होगा? क्या वे अपने जीवन की सारी यादें खो देने के बाद सदमे में है? चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास मैं और हमारे माता पिता हैं। हम साथ मिलकर नई यादें बनाएंगे। जब उसने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसकी आवाज में गर्माहट थी। वह भोजन की ओर वापस मुड़ गया और ईवा को अपने शब्दों की गर्माहट में डूबने के लिए छोड़ दिया। हालांकि उसने जो कहानी सुनाई वह एक बहाना थी, उसकी याददाश्त खोने वाली बात सच थी और उसकी चिंता भी सच थी। इस घटना ने उसे बहुत गहराई से प्रभावित किया। पहली बार उसे परिवार बसाने की इच्छा होने लगी। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें मुस्कान से चमक उठी। डॉट 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 उसे इतना समय क्यों लग रहा है? लियो कमरे में इधर उधर घूमते हुए बुदबुदाया, उसकी आवाज भारी थी। अधीरता। ग्रेस ने उसे तिरछी नजर से देखा, उसकी आंखों में झुंझलाहट झलक रही थी। उसका लगातार इधर उधर घूमना वह बात उसे परेशान कर रही थी। वह अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। क्या आपको लगता है कि उसने उसे पहचान लिया? या शायद वह किसी बिजली उपभोक्ता को जानता हो? लियो, उसने एक बार फिर उसकी एकाग्रता भंग करते हुए कहा। झुंझलाहट भरी आह भरते हुए ग्रेस ने अपना पेन धड़ाम से नीचे रख दिया। कृपया बस बाहर चले जाइए, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपके पास कोई नया जहर बनाने के लिए नहीं है, या फिर कौन सा औषधि बनानी है? वह गुस्से में भड़क उठी, जाहिर तौर पर उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। लियो ने शर्मिंदा होकर खांसा, मानो चुपचाप अपनी गलती मान ली हो। लेकिन उनके शब्दों ने चिंगारी भड़का दिए। अनुस्मारक। प्रिय, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई कि तुमने मुझे जो जड़ी बूटियां दी थी उनसे मुझे क्या पता चला। उसने घसीटा, वह कुर्सी के करीब आया और बैठ गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या वे वही लोग थे जो मुकदमे के मैदान से आए थे? ग्रेस ने पूछा, उसकी दिलचस्पी तुरंत बढ़ अवंतिका गई थी। राठौर का नाम सुनकर वही, शाओ लियो ने पुष्टि ज़िफान की। के चेहरे के मैंने भाव उनमें से ज्यादातर का पता लगा लिया है, लेकिन दो चीजें खास तौर पर ध्यान देने योग्य हैं। एक से व्यक्ति के शक्ति स्तर में वृद्धि के संकेत मिले, जबकि दूसरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा संक्षारक विष, मैं अभी और परीक्षण कर रहा हूँ। ग्रेस की आंखें सोच में डूबी हुई सी सिकुड़ गईं। अगर पहली जड़ी बूटी सचमुच शक्ति स्तर बढ़ा सकती है कालकोठरी में हत्याओं के बिना, ये वर्तमान प्रणाली को पूरी तरह से उलट सकता है। लेकिन एक समस्या थी, उनके पास आपूर्ति बहुत सीमित थी। उन्होंने कहा, शहर में स्थिति स्थिर होने के बाद हम एक नोटिस जारी करेंगे। जानवरों के अंडे बनाने वालों से पूछो, वे अपने साथ इसी तरह की जड़ी बूटियां लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसे गुप्त रखेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लियो ने फ्राउनिंग हुए कहा। मुझे अच्छी तरह पता है कि वे बुरे लोग कैसे होते हैं। जब उन्हें इस तरह की खबर की भनक सी भी लगती है तो वे ठीक से व्यवहार करने लगते हैं। उन्होंने उन गुप्त कुलों के बारे में बात की जिनसे कुलीन कुलों को डरना और सम्मान करना पड़ता था। ये बेकार है, ग्रेस ने गुस्से से कहा। जब शहर तबाह हो रहा था तब वे कहां थे? वे केवल दिखाते हैं जब कुछ हासिल करने का मौका मिले तो उठ खड़े हों, जैसे शिकारी कुत्ते किसी गंध का पीछा करते हैं। लियो ने समझदारी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका गुस्सा उस पर निकले। ग्रेस ने अपने पति की ओर देखते हुए नाक सिकुड़ी और एक पल के लिए सोचा कि वह इस स्थिति में कैसे पहुंच गई। उनमें से किसी एक से शादी करना। प्यार, मैं उनके जैसा नहीं हूं, तुम जानती हो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, लियो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसकी पीठ की मालिश की। वे सिर्फ उन विशालकाय कालकोठरी के राक्षसों को चुनौती देने में रुचि रखते हैं। ग्रेस ने आह भरी और मसाज का आनंद लेते हुए थोड़ा झुक गई। वह अच्छी तरह जानती थी वे पुरुष केवल उत्तेजित होते थे जब एक अवर्गीकृत राक्षस प्रकट हुआ। एक ऐसा प्राणी जो इतना शक्तिशाली था कि उसे वर्गीकृत करना असंभव था। यही एक चीज थी जो उन्हें विचलित कर सकती थी। मेरे दाहिने कंधे पर थोड़ा और जोर से दबाओ, उसने निर्देश दिया और अपना पेन फिर से उठा लिया। वह अपने काम पर लौट रही है। अध्याय 102, आप आगे आइए। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हमें सभी कर्मचारियों की जांच करानी होगी। मेरी बस के साथ छेड़छाड़ की गई थी, किसी ने साइलेंसर का इस्तेमाल किया और ब्रेक काट दिया गया, ग्रेस ने जल्दी से उठते हुए कहा। पैर, बाकी सब बातों के चलते वह ये बात भूल गई थी। लियो ने ग्रेस को कसकर गले लगा लिया, जिससे वह वहीं रुक गई। उसे पकड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे, ये सोचकर कि हालात कितने खराब हो सकते थे। उसे खोने के ख्याल से ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसकी शक्तियां तीव्र हो गईं और हवा उनके आसपास की घास पतली हो गई, जिससे ग्रेस को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसने उसकी कमर पर चुटकी काटी। क्या आप काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? शांत हो जाएं, आप फंस गए हैं, मैं जीवन भर के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके दृढ़ कथन ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया और उसने तुरंत जहर पर काबू पा लिया। बेकाबू होकर बढ़ रहा है। मैं आपसे ये वादा पूरा करवाऊंगा, वरना मैं दुनिया को जहर से नष्ट कर दूंगा, लियो ने कहा। आवाज कांप रही थी। ग्रेस ने धीरे से गुनगुनाया और उसे शांत करने के लिए उसके बालों में हाथ फेरा। वह जानती थी कि वह यही मतलब था।
जो भी उन्हें जानता था वह जानता था कि वह इस पागल को काबू में रखने वाली लगाम थी। चलो उस चूहे को ढूंढते हैं, लियो ने गंभीर स्वर में कहा और उसे छोड़ दिया। ग्रेस ने सिर हिलाया। सौभाग्यवश कर्मचारी उस हवेली में नहीं रहते थे, इसलिए अपराधी वहां नहीं पहुंच पाता। मुझे पता था कि वह वापस आ गई है। बटलर से कहो कि वह सबको ट्रेनिंग रूम में ले आए। उन्हें मत बताना कि मैं वापस आ गई हूं, ग्रेस ने कहा। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने कहा। लियो उसकी ओर मुड़ा। जब हमें वह व्यक्ति मिल जाएगा तो मैं इसे संभाल लूंगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ग्रेस कांप उठी। उसे अपराधी के लिए थोड़ी सी दया भी महसूस हुई, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गया। अच्छा, लेकिन अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखें। मैं हर किसी का इलाज करने में फंसा नहीं रहना चाहता, मेरे पास काम है करने के लिए। ग्रेस मान गई, ये जानते हुए कि उसे अपने दिल का गुस्सा निकालना जरूरी है, यह आसान नहीं होगा। सब कुछ अपने अंदर दबाकर रखना उसके लिए स्वस्थ नहीं है। लियो ने सिर हिलाया। वह जानता था कि अगर उसने अपना आपा खो दिया तो दूसरे लोग भी गोलीबारी की चपेट में आ सकते हैं। उसे सिर हिलाते देख ग्रेस संदेह से भर गई, चीजें कभी इतनी आसानी से नहीं होती थी। लियो वहां से चला गया, उसके कदमों की गूंज गलियारे में गूंजती रही। जैसे ही वह परिचित स्थान पर पहुंचा, झुकते ही उसके कदम भारी हो गए और दबी हुई क्रोध से वह छोटे छोटे पत्थरों को अपने पैरों तले कुचलने लगा। वह इमारतों की कतारों को पार करते हुए नौकरों के क्वार्टर के पास रुका, जो 3 मंजिला इमारत थी। अपार्टमेंट। दोपहर के भोजन के लिए हवेली की ओर जाने वाले बटलर और शेफ दरवाजे पर लियो को देखते ही उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। सर, हम दोपहर का खाना बनाने जा रहे हैं, बटलर ने कहा, यह मानते हुए कि लियो शायद इसलिए वहां था। यहाँ 5 मिनट के भीतर सभी कर्मचारियों को हवेली में बुलाओ। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, लियो उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर मुड़कर चला गया। बटलर और शेफ ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा, फिर बटलर अंदर जाकर फोन करने के लिए दौड़ पड़ा। सब लोग हवेली में चलो, आपके पास 5 मिनट है। बटलर की आवाज गूंज उठी जैसे ही उसने दरवाजे खटखटाए। उसने कमरे भर दिए और रसोइया बाकी लोगों को बुलाने के लिए ऊपर चला गया। कर्मचारी, क्या चल रहा है? बटलर की आवाज गंभीर और जल्दबाजी भरी लग रही थी। क्या हमें समय से पहले बोनस मिलेगा? उम्मीद है। मेरी बचत इतनी कम हो गई है कि इस समय मैं बस किसी तरह सांस ले पा रहा हूं। जैसे ही कर्मचारी हवेली की ओर दौड़े, उनके बीच फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। जब वे पहुंचे तो उन्होंने अपने बॉस को बैठक कक्ष में बैठे हुए पाया। उनके चेहरे पर भाव थे। अपठनीय। उसके आसपास की हवा इतनी ठंडी थी कि कई लोगों को तुरंत कुछ महसूस हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। वह बहुत गलत था। मालिक, सब लोग यहाँ हैं, बटलर ने लियो के आने का इंतजार करते हुए अपने हाथ पीछे बांधे हुए कहा। निर्देश। लियो खड़ा हुआ और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। कर्मचारियों ने बात मान ली, लेकिन शाहबलूत बालों वाली महिला घबराहट से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें तब से लगातार फड़क रही थीं। बटलर ने सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा। उसने देखा कि बटलर की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। जब बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे थे, तब वह आगे बढ़ रही थी। वह एकदम जम गया, मानो कोई अजनबी हो। गहरी सांसें लेते हुए उसने खुद को गले लगाया और दूसरों के पीछे पीछे चली गई। हर कदम उसे महसूस हो रहा था, पैरों पर सीसा का भार था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। तुम ठीक हो? आपकी त्वचा पीली लग रही है, एक कर्मचारी ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। अचानक आवाज उसकी आवाज से भूरे बालों वाली महिला चौंक गई, जिससे वह पीछे हट गई और लगभग उसका संतुलन बिगड़ गया। माफ कीजिए, उसने ईमानदारी से कहा, फिर चुप हो गया और आगे बढ़ने के लिए अपनी गति तेज कर दी। अन्य। उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए खुद को और कसकर गले लगा लिया। वे इसे ढूंढ नहीं सकते थे, बाहर। मैडम की मृत्यु हो गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके विचारों ने क्षण भर के लिए उसे आश्वस्त किया, लेकिन एक उसके सीने में अभी डूबने का भारीपन महसूस हो रहा था। लेकिन एक दिन लियो को पूरी तरह से अपने पास रखने की कल्पना से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिससे उसे मदद मिली। बढ़ते डर को नजरअंदाज करें। वे प्रशिक्षण मैदान में दाखिल हुए। दरवाजे के पास इंतजार कर रहे लियो ने आखिरी व्यक्ति के रूप में दरवाजा बंद किया। में कदम रखा। भूरे बालों वाली महिला, जो अब उसके सबसे करीब थी, शर्म से लाल हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, लियो उसके पास से गुजर गया। उसके दिल में निराशा की लहर दौड़ गई, लेकिन उसे विश्वास था कि जल्द ही ऐसा हो जाएगा। उसने उसके आकर्षण को महसूस किया, खासकर अब जब मैडम जा चुकी थी। उसकी क्षणिक खुशी तब गायब हो गई जब एक परिचित आवाज ने हवा में गूंजते हुए उसे वहीं जमा दिया। उसके शरीर को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे किसी बर्फीले तहखाने में फेंक दिया गया हो। मैं अपनी कार के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधी को सच बताने का आखिरी मौका दे रहा हूं और बिना दर्द के मरो, ग्रेस ने कहा। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर धीरे धीरे भीड़ में फुसफुसाहट की लहर दौड़ने लगी। मैडम की कार के साथ छेड़छाड़ की गई थी। हमारी मालकिन को मारने की हिम्मत कौन करता है? जिस किसी ने भी ये किया है, उसे सच सामने लाना चाहिए। भगवान का शुक्र है कि मैडम ठीक है। लेकिन हम में से कौन उसे चोट पहुंचाना चाहेगा? आखिर वह कितनी ही अच्छी है। क्या आपने हमारे लिए ये किया है? सब लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे और फुसफुसाहट तेज होती चली गई। इस बार वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। ब्रुक, तुम हो। जब मैडम उस दिन जाने की तैयारी कर रही थी, तब आप कहां थे? मुझ पर उंगली मत उठाओ। यह आपको करना चाहिए था। मैं उस दिन छुट्टी पर था और वहां मौजूद भी नहीं था। वह हवेली। ये तुम ही होगे। जब मैं ड्यूटी से वापस आया तो मैंने तुम्हें उस दिन चुपके से घूमते हुए देखा था। खुद। एक आदमी ने कमरे के दूसरी ओर मोटे आदमी की ओर इशारा किया। कमीने। क्या आपको लगता है कि मैं आपको बताऊंगी जब मैं शौच करने जा रही हूं? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो। मोटे आदमी ने अपनी उंगलियां चटकाई और उस पर झपटने ही वाला था। पर्याप्त। ग्रेस के शब्दों ने पल भर में भीड़ को शांत कर दिया। उसने हर चेहरे को गौर से देखा। उसकी निगाहें एक जगह ठहर गईं, इतनी देर तक कि कुछ आंखें लगभग नीचे गिर गईं। उनके घुटने कांप रहे थे, लेकिन वे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ गए। उनमें से 30 लोग जम से गए, उनके शरीर अकड़े हुए थे, कंधे तनावग्रस्त थे और दिल जोर से धड़क रहे थे। वे जोर जोर से रो रहे थे, इस डर से कि उन पर गलत आरोप न लग जाए। इसी बीच भूरे बालों वाली महिला पूरी तरह से घबरा गई थी।
उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि यह सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जब ग्रेस की नजर उस पर पड़ी तो उसके घुटने कांपने लगे और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। धड़ाम। लेकिन उसके घुटनों के दर्द ने उसके भीतर बढ़ते डर को कम नहीं किया। आप आगे आइए। लियो की ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। किसी और दिन होता तो वह ऐसा करती। उसका ध्यान पाकर वह बेहद खुश थी, लेकिन अब वह बस यही चाहती थी कि वह उसे नजरअंदाज कर दे। साधारण। आगे बढ़ो, लियो ने पहले से भी अधिक ठंडे स्वर में दोहराया। लेकिन वह महिला वही डटी रही, सिर झुकाए, उसके बाल उसका चेहरा छुपा रहे थे। पहले तो उसे लगा कि ग्रेस की निगाहों पर उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब उसकी झिझक ने उसे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। लगभग निश्चित 90% यकीन है कि वही दोषी थी। वह दीवार से हटकर उसके पास पहुंचा और उसके पास पहुंचते ही घुटनों के बल बैठ गया। मेरी पत्नी की कार के साथ छेड़छाड़ तुमने ही की थी, है ना? लियो ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। और वह महिला सहम गई, भय से उसका दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने साइलेंसर नहीं लगाया था, वह जम गई, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। कारण। ऊपर देखते ही लियो की ठंडी निगाहों से उसका सामना हुआ, उसका दिल डर से जोर से धड़कने लगा और उसका दिमाग उसने तेजी से काम किया और अपनी पिछली गलती का स्पष्टीकरण खोजने लगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे लगता है कि मैडम बहुत मजबूत है और अगर कोई उन्हें मारना चाहे तो ये केवल उसी के साथ संभव होगा। मेरा यही मतलब है। उनकी व्याख्या ने अन्य कर्मचारियों को प्रभावित किया। उसकी बातों पर सहमति जताते हुए उसने सिर हिलाया, क्योंकि उसे पता था कि उसमें कुछ सच्चाई है। ग्रेस आगे बढ़ी और लियो के बगल में रुक गई, उसने उस महिला को भावहीन निगाहों से देखा। मुस्कान। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसमें किसी दवा के साथ छेड़छाड़ की गई थी, आपको इतना यकीन कैसे है कि यह एक सप्रेसर था? ग्रेस ने अपना सिर झुकाया और उसकी निगाहों में हत्यारापन झलक रहा था। उनके शब्दों ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। जैसे जैसे वे इस बारे में सोचने लगे, उनकी निगाहें संदेह से भर गईं। घुटनों के बल बैठी महिला की ओर, खासकर इसलिए क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह एक साइलेंसर है जब मैडम ने किसी दवा का जिक्र नहीं किया था। लियो उठा, अपने बैग से एक काला दस्ताना निकाला और धीरे से उसे पहन लिया। उसकी आंखें घुटनों के बल बैठी महिला को कभी नहीं छोड़ा। भीड़ में मौजूद बुजुर्ग कर्मचारी लियो के दस्ताने देखकर पसीने से तरबतर हो गए। हाथ, उन्हें उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह उन्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और वे केवल मैडम को ही कास्ट कर सकते थे। बाद में उन्हें बचाने के लिए विनती भरी निगाहें। अन्य लोग इसके महत्व से अनभिज्ञ होकर आपस में फुसफुसाते रहे। उस पीली पड़ी महिला को गुस्से और शत्रुता भरी निगाहों से देखते हुए उसे उसके विश्वासघात के लिए दोषी ठहरा रहे थे। नहीं नहीं, मुझे मजबूर किया गया था। भूरे बालों वाली महिला ने दस्तानों को तुरंत पहचान लिया। क्योंकि वह उस पर मोहित थी, इसलिए उसने उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। अन्य लोगों के लिए भी यही बात लागू होती थी और यह सबसे भयावह विवरणों में से एक था जिसने उसे बुरे सपने दिखाए थे। जिन दिनों उसने पहली बार इसके बारे में सुना था। क्यों किया था, या उन्होंने आपको किस चीज से मजबूर किया? ग्रेस ने उत्सुकतावश पूछा। कारण। उस महिला का सिर अचानक ग्रेस की ओर घूम गया, उसकी आंखों में घृणा की आग जल रही थी। वह झपटी, उसकी नाखून ग्रेस के चेहरे की ओर लक्षित थे। महिला के अचानक हमले से स्तब्ध भीड़ में से एक चीख सुनाई दी। थप्पड़। एक तेज आवाज गूंजी और महिला कमरे में दूर जा गिरी और जोर से टकराए, दीवार पर जोरदार धमाके के साथ। बाकी लोग मानो खुद दर्द महसूस कर रहे हो वैसे ही सिहर उठे और मैडम के प्रति उनका डर और भी बढ़ गया, गहरा हुआ। लियो जम गया और उसके होठों से एक ठंडी रूखी हंसी निकली, वो बुरी तरह से गुस्से में था। कमरे की हवा में सरसराहट और पतलापन था जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हल्की धुंध छा गई। लियो's gloved hand and the ground it touched sizzled like it had been scorched. Grace promptly shielded everyone with a green field, preventing them from breathing in the air. If they did, she wouldn't be able to save them. अध्याय 103, लियो। अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखें। भूरे बालों वाली महिला ने लियो के चारों ओर छाए काले कोहरे को देखा और उसके बाल खड़े हो गए। अंत पर एड्रेनालाइन के अचानक बढ़ने से उसकी पीठ का दर्द गायब हो गया। वह दरवाजे की ओर रेंगती हुई गई, लेकिन वह आधे रास्ते में ही गिर पड़ी और सांस लेने के लिए अपनी गर्दन को खरोंचने लगी। लियो अभी उसके करीब भी नहीं पहुंचा था कि वह हवा में मौजूद जहर पर पहले ही प्रतिक्रिया देने लगी थी। ग्रेस ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और अपने चारों ओर एक हरे रंग का गुंबद लपेट लिया। वे देखते रहे, बाकी कर्मचारी चुप रहे, किसी की भी आवाज तेज नहीं निकल रही थी। लियो उसकी ओर बढ़ा, उसके चारों ओर धुंध अपनी ही इच्छा से घूम रही थी और उसके चलने पर चरमराहट की आवाज आ रही थी। ये ले जाया गया। उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे ऊपर उठाया, काली धुंध उसके कानों, नाक और मुंह। उसका चेहरा पीला पड़ गया, वह ऐसे कांपने लगी जैसे उसे दौरे पड़ रहे हों और खून बहने लगा। जहां से कोहरा अंदर तक घुस गया था, वहां से नीचे की ओर। हाँ, मदद, ओह, वह हौंफने लगी, लेकिन असहनीय दर्द ने उसके भीतर से उसे चीर डाला जिससे वह मजबूर हो गई। काले रंग का खून खांसना। लियो ने ठंडे भाव से देखा और उसकी ठुड्डी छोड़ दी। वह औंधे मुंह गिर पड़ी, उसका शरीर कांप रहा था, उसके शरीर से खून की मोटी धाराएं बह रही थी। असहनीय दर्द उसके शरीर के भीतर इस तरह फैल गया मानो छोटे छोटे जीव उसे अंदर से खा रहे हो। वह चीख पड़ी, पीड़ा से उसका दिमाग चकनाचूर हो गया था। बैंग बैंग बैंग। महिला लगातार अपना सिर जमीन पर पटक रही थी, वह इस पीड़ा से खुद को मुक्त करने की उम्मीद कर रही थी। दुर्भाग्यवश मृत्यु अभी दूर थी, वह लियो द्वारा दिए गए जहर के पहले चरण में ही थी। पीड़ित। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, कुछ लोग बेहोश हो गए या उल्टी करने लगे, वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। भयावह दृश्य। ग्रेस ने बदबू पर भौहें चढ़ाई, उनसे दूर हट गई और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। देखते ही देखते एक जहरीली धुंध की लकीर खाई की ओर सरकती हुई दिखाई दी। सिंह, अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखो, हमारे घर में महत्वपूर्ण मेहमान आए हुए हैं, ग्रेस ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज ने उसे गुस्से से बाहर निकाल दिया। उसने झट से धुंध को वापस खींच लिया और वह पीछे हट गई। कमरे में ग्रेस ने राहत की सांस ली, शुक्र है कि उसने समय रहते देख लिया, नहीं तो स्टोन और बाकी लोग भी मुसीबत में पड़ जाते। वे बिना ये जाने ही मर जाते कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे ही जहर का दूसरा चरण शुरू हुआ, भूरे बालों वाली महिला ने अपने नाखूनों से खरोंचना शुरू कर दिया। जब वह दिल दहला देने वाली चीख के साथ जमीन पर लौट रही थी तो उसकी त्वचा छिड़क उठी।
कर्मचारियों के रोंगटे खड़े हो गए और नए कर्मचारियों ने अपने दब्बू मालिक को जिस तरह देखा, वह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। इस समय परिवर्तन हुआ। इसी बीच ये सब हो रहा था, ईवा और बाकी लोग लगभग सड़क पर पहुंच ही चुके थे, जिससे मैडम ग्रेस की संपत्ति का पता चलता है। ईवा आरोन के साथ बस में सवार थी, जबकि एथन और जूलियन अपने अपने जानवरों के साथ उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी यात्रा तेज थी, सड़कों पर न तो बसें थी और न ही इंसान। निरंतर अराजकता। उन्हें अभी भी कुछ शव इधर-उधर पड़े हुए दिखाई दिए और एथन ने आह भरी, ये जानते हुए कि उनकी सफाई अभी बाकी है। Earlier was just the tip of the iceberg. They had to curb the issue at the source, or more killings would continue. कुछ मिनटों के बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। आरोन ने कार पार्क की हवेली के सामने ईवा को पाने के बाद से उसका मिजाज हमेशा खुश रहता था। ईवा नीचे उतरी और लंबे समय तक बैठे रहने के कारण अंगड़ाई ली। चलो अपने माता पिता से मिलते हैं, आरोन ने गर्मजोशी भरे स्वर में कहा। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था, उसके सिर पर थपथपाया, लेकिन इस बार ईवा तेजी से बच निकली। ईवा को राहत मिली कि वह समय रहते बच गई थी, अगर थोड़ी भी देर होती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। दोबारा फिर से मेरे बाल नहीं। आप तीनों हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? क्या तुम बस मेरे कंधे पर थपथपा नहीं सकते या पीछे? क्या ये बालों की वजह से ही होना चाहिए? वह गुस्से से सांस छोड़ते हुए उससे थोड़ा दूर हट गई, पैदल चला। लेकिन ये तो मुलायम है। आरोन ने अपने फैले हुए हाथ पीछे खींच लिए, उसके चेहरे पर खेद के भाव थे। हालांकि जूलियन की हल्की हंसी सुनकर उसकी भौहें तन गईं। ईथन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह उतनी ही जल्दी गायब हो गई। फिर भी उसका आरोन के न आने से दिल को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। पूरी दोपहर आरोन ईवा के आसपास एक परछाई की तरह मंडराता रहा। ईथन ने तो ध्यान भी नहीं दिया। मुझे उससे बात करने का मौका भी नहीं मिला, उसे छूने की तो बात ही छोड़िए। ईवा ने अपने बालों को पकड़ा और आरोन से और दूर हट गई। उसके शब्दों ने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया। पालतू जानवरों के मुलायम बाल लगातार रगड़ने से घिस गए हैं। कम से कम वह ऐसी नहीं थी, वह प्यारे प्यारे जानवरों को सहलाते समय भी बहुत ध्यान रखती थी। उनके बगल में बैठा भेड़िया छीका, अपने पिछले पैर से अपनी नाक रगड़ी, फिर धैर्यपूर्वक लेट गया, अपने स्वामी के लौटने की प्रतीक्षा करना। आरोन ने दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो हर कोई वह सो गया था। हालांकि बाहर के अथाह अंधेरे के कारण यह बताना असंभव था। समय। यहाँ इंतजार करें, मैं देख लेता हूं कि हमारे माता पिता जागे हैं या नहीं। जाने से पहले आरोन ने उसे बैठने का इशारा किया। उसने जल्दबाजी में कदम बढ़ाए, लेकिन उसकी अगली हरकत ने ईवा को इतना चौंका दिया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एरोन वह दीवार को ऐसे पार कर गया जैसे वह कोई खुला रास्ता हो। क्या उसने? बस दीवार। मुझे लगता है मुझे भ्रम हो रहा है, ईवा ने अविश्वास से कहा। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन जब उसने उधर देखा तो दीवार अभी भी वही थी। तुमने सही देखा, वो उसमें से होकर गुजरा, जूलियन झुककर फुसफुसाया। ईवा ने मुड़कर देखा, विश्वास से आंखें चौड़ी करके वह उसे देखती रही, फिर खड़ी होकर दीवार की ओर बढ़ गई। सावधानीपूर्वक उसने दीवार की खुरदरी सतह पर हाथ फेरा और कुछ खोजने के लिए अपना पूरा वजन उस पर डाल दिया। किसी छिपे हुए तंत्र के बारे में कुछ भी जो यह समझा सके कि आरोन कैसे चला था इसके माध्यम से। ईथन उसकी प्रतिक्रिया को देखकर आनंदित हो रहा था, जबकि जूलियन बेफिक्र होकर हंस रहा था और सोच रहा था जब उसे पता चलेगा कि एरोन की शक्तियों के बिना यह संभव है। ईवा ने गुस्से में आह भरी, उसे वह तंत्र नहीं मिल रहा था। उसने दीवार को आखिरी बार धक्का दिया, फिर वह निराशा में अपनी सीट पर लौट गई। कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। एरोन की छाया शक्तियों ने ही उसे चलने की क्षमता प्रदान की है। Through solid surfaces, Ethan couldn't watch anymore and explained. ईवा के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए जूलियन की पीठ पर एक थप्पड़ मारा। बहुत अच्छा। मुझे शर्मिंदा होते देख आपको खूब हंसी आई होगी, है ना? उसने झल्लाकर कहा, दांत पीसते हुए। उसने जूलियन के कंधे पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी गलती, हा हा हा। तुम्हें यह ख्याल ही कैसे आया कि तुम एक ठोस दीवार के आर पार जा सकते हो? जूलियन हंसते हुए उसने कहा और छटपटाती हुई उसकी काया को अपनी बाहों में जकड़ लिया ताकि उसे रोक सके। उसे फिर से मारना। हंसते हंसते उसके पेट में दर्द होने लगा। ईवा के उसके जीवन में आने के बाद से यह एक बेहद मजेदार दौर रहा था। एक के बाद एक पल बीतते गए और वह अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि एथन इतना शांत कैसे रहता है। मुझे जाने दो। मैं पहले मूर्ख जैसा लग रहा था और आप में से किसी ने मुझे रोका नहीं। ये किस तरह की बात है? ये कितनी अजीबोगरीब शक्ति है? जूलियन की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करते हुए ईवा ने बुदबुदाया। क्या एथन की अलग अलग जानवरों में रूपांतरित होने की क्षमता काफी विचित्र नहीं है? आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आश्चर्यचकित। जूलियन ने चुपचाप देखते हुए एथन की ओर सिर हिलाया। ये तो अलग बात है, उसका बिल्ली वाला रूप कितना प्यारा और मुलायम है, उसे चूमने का मन करता है। ईवा ने एथन को हैरानी से देखा। चमकती इच्छा से भरी निगाहों ने एथन के रोंगटे खड़े कर दिए और वह धीरे से आगे बढ़ा। उसकी सीट का दूसरा छोर। हालांकि वह मन ही मन उसका पूरा ध्यान पाकर आनंद लेता था, फिर भी उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसने कुछ खो दिया है। जब भी वह बिल्ली के रूप में उसे दबाती थी तो उसके शरीर से फर के रेशे निकलते थे। वह अभी प्यारा लग रहा है क्योंकि आपने उसे उन कालकोठरियों में से किसी एक में बदलते हुए नहीं देखा है। जूलियन, बस करो। एथन ने जूलियन के अधूरे शब्दों को बीच में ही रोकते हुए तुरंत टोक दिया और उसे चेतावनी भरी नजर से देखते हुए। जूलियन ने असहजता से अपना गला साफ किया, यह जानते हुए कि वह लगभग कुछ ऐसा कह बैठा था जो उसे नहीं कहना चाहिए था। ईर्ष्या के लिए। ईवा ने एथन और जूलियन को बारी बारी से देखा, उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। उसकी आंखें। उसने जोर नहीं डाला, जाहिर था वे साझा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसने इतनी जोर से नाक सिकुड़ी कि उन्हें यह बता देना कि वह उन पर नजर रख रही है। इसी बीच आरोन अपने माता पिता के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी, लेकिन कुछ मिनटों बाद समय बीत गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता दोनों हल्की नींद सोते हैं, इसलिए उसके कदमों की आहट उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया होता। ऐसा लगता है कि वे मौजूद नहीं हैं।
प्रशिक्षण कक्ष की ओर जाने से पहले आरोन ने अध्ययन कक्ष, भोजन कक्ष और पुस्तकालय की जांच की। कमरा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे दर्द की एक दबी हुई आवाज सुनाई दी और उसके कदम तेज हो गए। वह बिना दरवाजा खटखटाए दीवार के आर पार घुस गया और अंदर का नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। माँ, उस औरत ने क्या किया? उसने जल्दी से पूछा, अपनी परछाई को उसके चारों ओर लपेटते हुए। ढाल की तरह। तुम वापस आ गए, क्या ईवा भी तुम्हारे साथ लौटी? ग्रेस की निगाहें उम्मीद से भरी थी, उसने अनदेखा कर दिया आरोन का प्रश्न। ईवा का नाम सुनते ही लियो ने सिर ऊपर उठाया और उसने दरवाजे पर अपने बेटे को देखा। जी हाँ, बहन बैठक में इंतजार कर रही है। उसके इन शब्दों ने तुरंत माहौल में तनाव बढ़ा दिया। कमरे से रिहाई। अध्याय 104, मैं आपको दोष नहीं देता। उनके चेहरों पर मुस्कान खिल उठी, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि आरोन ने ईवा को अपनी बहन के रूप में पेश किया था। दे वर जस्ट ग्लैड टू सी ईवा अगेन। लियो ने महिला की पीड़ा को और बढ़ाने में रुचि खो दी और उसके शरीर में जहर की मात्रा को तेजी से बढ़ा दिया। अंतिम चरण। महिला का शरीर बैंगनी पड़ गया, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं और स्पंज की तरह पिचक गईं। वह इतनी सूख गई थी मानो कुछ ही सेकंड में सालों तक सड़ती रही हो। बटलर, लाश का ध्यान रखना। पीछे वाले दरवाजे से जाना। लियो ने अपने कपड़े उतारने से पहले चेतावनी दी। दस्ताने पहनकर उन्हें महिला के बचे हुए शरीर पर फेंक दिया गया। वह ग्रेस और आरोन के साथ ट्रेनिंग रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही उनके पीछे दरवाजा बंद हुआ, कर्मचारी राहत की सांस लेते हुए वे घुटनों के बल गिर पड़े। उनके शरीर अभी भी उस घटना से कांप रहे थे। आज देखा गया। वे अपने जीवन में कभी भी अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत नहीं करेंगे, सपने में भी नहीं सोचेंगे। आज का दिन उनकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा और यही एक कारण था कि वे उन्होंने अफरा तफरी के बीच अपने मालिक को लूटने के प्रलोभन का विरोध किया। पिताजी, आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा। मेरी बहन को जहर मत दो, वरना मैं तुम्हारी प्रयोगशाला जला दूंगा। जमीन पर आरोन ने दृढ़ और गंभीर स्वर में चेतावनी दी, ये स्पष्ट करते हुए कि वह केवल बात करते हुए उसका यही इरादा था। लियो ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारा, लेकिन अंततः दर्द उसे ही महसूस हुआ। लापरवाह बच्चा, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि वे प्रयोग कितने दुर्लभ और महंगे होते हैं? और हमें तो ये भी नहीं पता कि वह वाकई आपकी बहन है या नहीं। हमें सबूत चाहिए, हम उस बच्चे को सबूत नहीं दे सकते। झूठी उम्मीद, लियो ने एक दुर्लभ अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। ग्रेस ने लियो की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया, हालांकि उसका दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। उन्हें जरूरत थी यह सबूत न केवल उनके लिए बल्कि ईवा के लिए भी है। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे किसी और लड़की को नुकसान हो। ईवा द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही उन्हें मान्यता मिली। ये ईवा के साथ साथ उनके लिए भी अन्याय होगा। असली बेटी, शायद हमें उसे गोद ले लेना चाहिए। ये विचार ग्रेस के मन में कौंधे, लेकिन उसके अगले विचार ने उसे चौंका दिया। उन शब्दों ने उसे और लियो को स्तब्ध कर दिया। लेकिन वो मेरी बहन है। वो छोटे छोटे शंकु जिन्हें मैं बचपन से बनाता आ रहा हूँ, वे उसका जन्मचिन्ह। ईवा की गर्दन के पीछे एक छोटा सा काला शंकु छिपा हुआ है, आरोन ने कहा। उनकी आवाज दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी थी, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ग्रेस बीच रास्ते में ही रुक गई और उसने एरोन की बांह को कसकर पकड़ लिया। क्या आपने जो कहा वो सत्य? वह उसने कांपती हुई आवाज में पूछा और जवाब का बेसब्री से इंतजार करते हुए उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। आरोन ने फुफकारा और तेजी से सिर हिलाया, अगर वह जरा भी धीमा होता तो शायद वह उसकी हड्डियां कुचल देती। ये सच है। याद करना, तुम्हारे जन्म के समय हुई जटिलताओं के बाद पिताजी ने उसे मेरी देखरेख में छोड़ दिया था। मैं साथ था उसे सबसे लंबे समय से पहले। वह बोलते बोलते रुक गया, उस दर्दनाक याद को दोबारा याद करने की उसकी इच्छा नहीं थी। लियो के होठों से एक जोरदार हंसी फूट पड़ी, वह इस बात का पक्का गवाह था। जब ग्रेस थी खून की कमी से मौत के कगार पर होने के कारण उसे उसका रक्तदाता बनना पड़ा, क्योंकि केवल वही ऐसा कर सकता था। उसका ब्लड ग्रुप उसके असली ब्लड ग्रुप से मेल खाता था। उसने अपने नवजात शिशु को आरोन और 2 गार्डों के साथ छोड़ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वे गार्ड हत्या कर दी गई। आरोन की जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उसकी शक्तियां ठीक समय पर जागृत हो गईं। उन्हें आरोन की बातों पर पूरा यकीन था, क्योंकि उन्हें याद था कि वह किस तरह उन्माद में रहता था। उसने हर उस सतह पर शंकु के चित्र बनाए जो उसे मिली। उन्होंने उसे डॉक्टर के पास भी ले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इस घटना का उस पर मानसिक प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह सिर्फ तनाव से निपटने का एक तरीका है। आज तक उसने कभी नहीं शंकु बनाना बंद कर दिया। किसने सोचा होगा कि यही एक सुराग उनकी बेटी को पहचानने में मददगार साबित होगा, लेकिन ग्रेस इतनी जल्दी उम्मीद नहीं लगानी थी। मुझे खुद देखना होगा, ग्रेस ने कहा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि ईवा सचमुच उसकी बच्ची है। लियो की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए ऊपर देखा और आरोन को एक नजर दी। और इंतजार न कर पाने के कारण उसने अपने कदम तेज करने से पहले कंधे पर थपथपाया। जैसे जैसे वे बैठक कक्ष के करीब पहुंचते गए, ग्रेस की गति धीमी होती गई और उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों को कसकर पकड़ लिया, मुट्ठी में। आरोन धैर्य बनाए रखा, ये जानते हुए कि उसके कदम डर से धीमे हो गए थे। डर था कि यह सब झूठ था, या हो सकता है कि उसे स्वीकार न किया जाए। चलिए हम साथ चलते हैं, हमारे बेटे ने हमें सबूत दिए हैं, हालांकि वे डीएनए परीक्षण जितने मान्य नहीं है। इसका पर्याप्त। लियो उसके करीब झुका और उसकी कांपती हुई उंगलियों को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। अगर क्या वो मुझसे नफरत करता है? ग्रेस का शांत बाहरी रूप टूट गया, जिससे उसका नाजुक दिल सामने आ गया। एक ही झटके में चकनाचूर हो सकता है। उसी क्षण शक्तिशाली शिकारी स्त्री गायब हो गई, उसकी जगह एक डरी हुई मां ने ले ली है, जो अपने ही बच्चे द्वारा ठुकराए जाने से भयभीत है। मां, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वह आप दोनों से मिलने मेरे साथ आई थी और उसने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। जब मैंने उसे फोन किया तो वह दूर थी, बहन। चलो चलते हैं, इससे पहले कि वह सोचने लगे कि हम बदल गए हैं, उसे स्वीकार करने के बारे में सोचो। आरोन ने धीरे से उसका कंधा खींचते हुए आग्रह किया। ईवा ने छत की ओर देखा, उसकी निगाहें ऊब से भरी हुई थी, क्योंकि वह गिन रही थी कि कितनी रेखाएं हैं। वह अपनी आंखों से सब कुछ देख सकती थी। फिर उसे कदमों की आहट सुनाई दी और उसका स्तब्धपन मंजूरी मिल गई। वह अपनी सीट पर सीधी होकर बैठ गई और अपनी उंगलियों से अपनी जींस और टॉप की सिलवटों को ठीक करने लगी।
उसकी घबराहट को भांपते हुए एथन ने उसे दिलासा देते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। आपने हमें पा लिया है। आपको उन्हें पहचानने के लिए दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, जूलियन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके कान में केवल वही जानता था कि उसने अपनी आवाज धीमी क्यों कर ली थी, शायद उसे डर था कि उसके ससुराल वाले उसे सुन लेंगे और चुपचाप उसका नाम अपनी बुरी किताबों में लिख लें। उनके समर्थन से ईवा के मन को तसल्ली मिली, लेकिन वह परिवार बसाने की संभावना को एक मौका देने के लिए तैयार थी। वह उनसे पहले भी मिल चुकी थी, वे एक प्यार करने वाले सहज स्वभाव के दंपति लग रहे थे। लियो और बाकी लोग बैठक कक्ष में दाखिल हुए। बच्चे, हम फिर मिलेंगे, लियो ने कोमल मधुर स्वर में कहा, जिससे एथन और जूलियन चौंक गए, रोंगटे खड़े हो गए। ईवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसके हाथ उसकी जांघों पर थे और वह उनकी गर्मजोशी भरी लेकिन सतर्क निगाह। कमरे में सन्नाटा छा गया और एथन ने इसे जाने का संकेत समझा। हम कुछ मिनटों के लिए बाहर चलते हैं, एथन ने धीरे से कहा, यह जानते हुए कि उसे कुछ देर अकेले रहने की जरूरत है, अपने परिवार के साथ बिताया गया समय। जूलियन भी खड़ा हो गया और दोनों ने ईवा को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। अगर आपको हमारी जरूरत हो तो आवाज देना, एथन ने जूलियन के साथ जाने से पहले उसने उसे इशारों से कुछ कहा। ईथन की बातों पर आरोन के होंठ फड़क उठे, वे बुरे लोग नहीं थे, ईथन का मतलब क्या था? उसके शब्दों। आरोन ने अपने मन से विचलित करने वाले विचारों को दूर धकेल दिया और ईवा की ओर बढ़ा। पास बैठकर अपने माता पिता से दोबारा परिचय कराना। ये मेरे माता पिता हैं, ग्रेस क्विन और लियो क्विन, और आपका भी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उम्मीद है कि यह आखिरी भाग होगा। जब उसने उसकी बातों को अस्वीकार नहीं किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह उसे गले लगाने के लिए आगे झुका। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ग्रेस ने उसे एक तरफ खींच लिया और उसकी जगह पर बैठ गई। उसकी नजर उसके बाईं ओर की सीट पर पड़ी, लेकिन लियो पहले ही उस पर बैठ चुका था, इसलिए वह खुद भी वहीं बैठ गया। इसके बजाय उसके ठीक सामने एक और व्यक्ति बैठा हो। नमस्ते। ईवा की जुबान थमसी गई थी, शब्द मुश्किल से ही मुंह से निकल पा रहे थे। कोई इससे बात कैसे करे? उनके नए मिले माता पिता। उसने सोचा, क्या मुझे रोना नहीं चाहिए? लेकिन नहीं, आंखों में आंसू आ गए। उसे पता भी नहीं था कि उसकी पीठ पर बना टैटू धीरे धीरे प्रतिक्रिया करने लगा था, वह उसके प्रति प्रतिक्रिया दे रहा था। Impure excess is radiating from the two powerful dungeon hunters in the room. क्या मैं आपका जन्मचिन्ह देख सकता हूं? ग्रेस ने धीरे से पूछा, उसके हाथ ईवा के हाथों में थे। ईवा ने सिर हिलाया और ग्रेस की तरफ पीठ कर ली। लियो उठकर एक तरफ हट गया, क्योंकि उसकी पत्नी उसने कांपते हाथों से ईवा के बालों को धीरे से सहलाया। उन्हें एक काला शंकु के आकार का जन्मचिन्ह मिला, जैसा कि आरोन ने कहा था। ईवा ने उसकी पकड़ महसूस की। उसने अपनी आंखें ढीली की और मुड़कर देखा तो उसे ग्रेस की लाल आंखें दिखाई दी। इससे पहले कि वह पूछ पाती कि क्या हुआ है, ग्रेस ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। लियो ने खिड़की से बाहर देखा और अपनी आंखों के कोने से बहते आंसू को छुपाने की कोशिश की। अंत में उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। ईवा के हाथ अजीब तरह से उसके बगल में लटके हुए थे, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे उन्हें लपेट लिया। उसने ग्रेस को बाहों में भर लिया और धीरे से थपथपाया। कुछ देर बाद ग्रेस ने रोना बंद कर दिया और ईवा के गीले शरीर को देखकर उसने शर्मिंदगी भरी मुस्कान बिखेरी। कंधे। मुझे खेद है, प्रिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी और आभार महसूस हो रहा है। हमने वर्षों तक आपकी तलाश की, कृपया मुझ पर विश्वास करें, हमने आपको कभी नहीं छोड़ा। ग्रेस की भयभीत और दोषी आवाज ने ईवा के दिल को बेवजह दुख पहुंचाया। उसने ग्रेस को पकड़ रखा था, उसके डर को शांत करने के लिए हाथ। लियो चुपचाप ग्रेस के बगल में खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही भाव थे जो ग्रेस के थे, उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने उसकी सुरक्षा के लिए अपने और अधिक सैनिकों को तैनात नहीं किया। ईवा ने उनकी निगाहों में ईमानदारी और सावधानी भरा भय देखा और उसके दिल ने उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उसके माता पिता के रूप में। मैं तुम्हें दोष नहीं देती और तुम्हें भी खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, ईवा के शब्द सुनाई दिए। बादल के अचानक प्रकट होने से क्षणिक रूप से संकट उत्पन्न हो गया। अध्याय 105, मेरी चीजें अलग क्यों है? उन्होंने ऊपर देखा, ग्रेस और बाकी सब सतर्क भाव से खड़े हो गए, जबकि ईवा ने बादल को क्षण भर के लिए हैरानी से देखा, फिर अचानक उसके दिमाग में बात समझ में आ गई। मैं इस बादल के बारे में कैसे भूल गई? ईवा ने अपना चेहरा ढकते हुए कहा। नए परिवार की सतर्क निगाहें। नहीं। जब बादल फटकर बड़ा होने लगा और हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई तो उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई और वह तुरंत एरोन और बाकी लोगों की ओर मुड़ गई। बारिश का पानी मत पियो, यह अच्छा तो है, लेकिन इससे बहुत दर्द होता है। ईवा ने उसे लगभग खींच लिया, वह हताशा में अपने बल नोच रही थी। वह नहीं चाहती थी कि वे शराब पिए, लेकिन यह एथन और जूलियन के लिए अच्छा था। शरीर। क्या ये तुम्हारी शक्तियां हैं? लियो ने उत्सुकता भरी नजरों से बादल का अध्ययन करते हुए पूछा। हम। ईवा ने सिर हिलाया, हल्की बूंदाबांदी तेज बारिश में बदल जाने पर उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें प्रतिक्रिया देने का समय मिल जाएगा। बारिश ने उनके कपड़ों को भिगो दिया और फर्श पर तेज आवाज के साथ बारिश हो रही थी। अगर मैं गलती से बारिश का पानी निगल लूं तो क्या होगा? एरोन ने बारिश के बीच चिल्लाते हुए कहा। उसने उसे बारिश के बादल से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था, यह हर जगह उसका पीछा करता था। ईवा ने पलकें झपकाकर बारिश को दूर भगाया, उसके बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे, जो बारिश से और भी गहरे और घने हो गए थे। नमी। यह शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत दर्दनाक। ईवा ने ग्रेस और लियो की ओर से हस्ताक्षर करते हुए जवाब दिया। उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उन्हें डर था कि उम्र के कारण वे दर्द सहन नहीं कर पाएंगे। बारिश के कारण ग्रेस और लियो उसके कार्यों को ठीक से देख या उसके आगे के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए। उनकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और उनके कानों में तेज आवाज गूंजती है। क्या तुम्हारे परिवार में किसी के पास बारिश लाने की शक्तियां हैं? ग्रेस ने लियो के कानों में चिल्लाकर कहा।
वे सोच रहे थे कि क्या उनकी बेटी की शक्तियां भी उनकी तरह वंशानुगत थीं। बोलते समय पानी उसके मुंह में चला गया, जिससे उसे खांसी आने लगी। उसने अपना चेहरा ढांक लिया। वह अपनी आंखों से बारिश की बूंदों को पलकों से पोंछ रही थी। नहीं, शायद वह हमारे बेटे की तरह ही अनोखी है। लियो ने पलटकर जवाब दिया, उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। खुद को और ग्रेस को बचाने के लिए किसी चीज के लिए जगह। तभी उसने बादल को देखा, ये इसका आकार दोगुना हो गया था और ये लगभग पूरे लिविंग रूम को भर रहा था। जब उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, तो उसने देखा कि वह मुंह के बल गिर रही है और उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसका आलिंगन, अनुग्रह। लियो एक पल के लिए घबरा गया, फिर उसे ईवा की चेतावनी याद आ गई। ग्रेस की पीड़ा देखकर भाव भंगिमाते हुए उसने उसे धीरे से उठाया और सोफे पर लिटा दिया। फिर बिना किसी झिझक के उसने बारिश का पानी पिया और कुछ ही क्षणों बाद बेहोश हो गया। ईवा ने महसूस किया कि आरोन की पकड़ ढीली हो रही है और जैसे ही वह मुड़ी, उसने उसे गिरते हुए देखा। उसने एक आह भरी, उसने हताशा भरी आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। कम से कम पापा और मम्मी ने तो सुना, उसने राहत भरी सांस लेते हुए सोचा, जब तक कि उसकी नजर सोफे पर झुके हुए दो और धुंधले आकृतियों पर नहीं पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह हौंफने लगी। क्यों? ईवा ने आंसू बहाते हुए गुस्से से बादल की ओर इशारा किया। यह उसका पहला दिन था, उसने आखिरकार उसने अपने परिवार को पहचान लिया, और अब ये सब। हाँ, अगर तुम्हें कभी कोई ठोस रूप मिला तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। उसके मन में यही विचार आ रहे थे। अचानक चक्कर आने की लहर से बातचीत बाधित हो गई। वह लड़खड़ा गई और होश में रहने के लिए उसने अपना सिर हिलाते हुए दीवार का सहारा लिया। उसके टैटू की वजह से उसके क्रिस्टल की शक्ति कम हो रही थी। इसी बीच एथन और जूलियन हॉल में इंतजार कर रहे थे। जूलियन इधर उधर टहल रहा था। क्या आपको लगता है कि वे उसे धमका रहे हैं? शायद हमें जांच करनी चाहिए, जूलियन ने कहा। शांत स्वभाव वाले एथन की ओर देखते हुए उनके स्वर में चिंता झलक रही थी। ईथन ने उसे ऐसी नजर से देखा जिससे साफ पता चल रहा था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई ईवा को धमका सकता है? जूलियन ने कल्पना की कि वे उसकी ईवा पर दबाव डालेंगे, शायद उसे चोट भी पहुंचाएंगे ताकि वह बात मान ले। वह इस समय मदद के लिए रो रही होगी और इस विचार से उसका दिल घबराहट से धड़कने लगा, नहीं चाहे वह कितना भी अकल्पनीय क्यों न हो। नहीं, हमें जांच करनी होगी, जूलियन ने बुदबुदाते हुए कहा और खुद को ही डरा दिया। ईथन ने आह भरी। वह बेबस था और उसे कॉलर पकड़कर वापस खींचने ही वाला था कि तभी उसके कानों ने एक आवाज सुनी। आवाज। उसने जूलियन को चुप रहने का इशारा करते हुए तीखी नजर से देखा और जूलियन ने ये जानते हुए अपने शब्द वापस निकल लिए। रूप बदलने की शक्तियों के कारण एथन के कान ऊंचे हो गए थे। ईथन को किसी कठोर सतह पर किसी धीमी सी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। उनकी भौहों पर बल पड़े और वह स्रोत का पता लगाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। जूलियन चुपचाप उनके पीछे पीछे चला, लेकिन जैसे ही वे बैठक कक्ष के पास पहुंचे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनकी गति तेज हो गई। थप्पड़। जूलियन का पैर दरवाजे पर जमा पानी में जा गिरा, जिससे उसकी टखनी पूरी तरह भीग गई। वे दोनों नीचे देखने लगे। फर्श पानी से भर गया था और तभी एक अजीब सा विचार मन में कौंध गया। उनके दिमाग। है ना? जूलियन ने अनिश्चित स्वर में पूछा, हालांकि मन ही मन वह जानता था उत्तर। ईथन ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से बैठक कक्ष में प्रवेश कर गया। वह उसे देखते ही अचानक रुक गया। आकाश में मंडराते विशाल बादल, बारिश फिर से हल्की बूंदाबांदी में बदल गई थी। मेरा अनुमान सही था, जूलियन ने पीछे से बुदबुदाते हुए भीगे हुए कमरे को देखा। उसकी निगाहें वे बेहोश होकर मुंह के बल गिरने लगे और अंत में ईवा पर आकर रुके, जो एक सहारे से टेक लगाकर बैठी थी। दीवार। वह गायब हो गया और अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। जूलियन ने उसके भीगे हुए शरीर को उठाकर अंदर ले गया। अपने हाथों से, ईवा, उसने पुकारा और जवाब में एक कमजोर सी गूंज सुनाई दी। ईथन उनके पास पहुंचा और उसका तापमान जानने के लिए उसके माथे पर हाथ रखा। सामान्य स्थिति को देखते हुए उसके दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका पीला चेहरा देखकर उसे चिंता होने लगी। तुम इतनी कमजोर क्यों हो? एथन ने पूछा। उसे याद आया कि पिछली बार वह थकी हुई नहीं लग रही थी। इस तरह से बाहर। जूलियन ने उसे रखने के लिए सूखी जगह की तलाश की, लेकिन सब जगह गीली थी, इसलिए उसने वे खड़े खड़े ही उसे पकड़ने के लिए सहमत हो गए। ईवा अपने होंठ हिला नहीं पा रही थी और न ही अपनी आंखें खोल पा रही थी। वह पूरी तरह से थकी हुई महसूस कर रही थी, जैसे निचोड़ी हुई कोई चीज। कपड़ा बाहर। ईथन ने यह देखा और ऊर्जा बढ़ाने वाली औषधि की तलाश में अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में खोजबीन की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास कुछ भी शेष नहीं था। उसे संभालें, मुझे लगता है मेरे पास एक शीशी बची है, जूलियन ने ईवा को सौंपते हुए कहा। बिल्कुल, उसने ऐसा किया। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने शीशी का ढक्कन खोला और उसे उसके होठों से लगा दिया। जब वह औषधि ईवा के मुंह में गई तो उसका चेहरा सिकुड़ गया और उसकी जीभ सुन्न हो गई। उफ, मेरे दांत कितने खट्टे हैं। वह मन ही मन चिल्लाई, लेकिन जूलियन को रोकने के लिए वह बहुत कमजोर थी। कार्रवाई। उसके चेहरे के भाव देखकर एथन के होंठ हल्के से मुड़ गए, लेकिन तभी अचानक सड़ी हुई दुर्गंध का एक तेज झोंका आया। वह पूरे कमरे में फैल गई, जिससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने स्रोत की ओर देखा तो पाया कि उनके शरीर से एक काला तरल पदार्थ रिस रहा था और जमा हो रहा था। आधार। बिना कुछ कहे ईथन और बाकी लोग उस दुर्गंध को सहन न कर पाने के कारण कमरे से बाहर निकल गए। जूलियन इस बीच मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि ईवा ने उनके जागने तक इसे कैसे सहन किया होगा। बादल उनके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी हल्की बूंदाबांदी से उनके कपड़े धीरे धीरे भीग रहे थे। कुछ मिनट बीत गए और ईवा ने अपने अंदर कुछ ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया और उसने अपने पैर खोले। उसकी आंखें। फिर अचानक सब कुछ याद आ गया और वह कराहते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। ओह, मेरी चीजें अलग क्यों हैं? सामान्य लोगों का यह मिलन भावुक कर देने वाला होगा, लेकिन नहीं, मुझे एक दर्दनाक याद दिलाना ही था। क्यों? ईवा ने दबी हुई आवाज में विलाप किया। ईथन का हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ पर फिरा। उसके पास शब्द नहीं थे।
दूसरी ओर जूलियन ने अपना चेहरा बाईं ओर झुका लिया, उसके कंधे कांप रहे थे, लेकिन वह जोर से हंसने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने जो किया है उसके बाद मैं उनका सामना दोबारा कैसे करूंगी? बादल, आह! इवास ने गुस्से में हवा में मुक्का मारा, उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी जब उसने बादल की ओर देखा। वह पूरी तरह से थककर एथन के कंधे पर सिर रखकर गिर पड़ी। यहां तक कि वे छोटे-छोटे विस्फोट भी उसने उसकी बची खुची ताकत भी छीन ली थी। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, एथन ने धीरे से कहा और उसकी पीठ थपथपाई। बारिश दरअसल यह उनके शरीर और उनकी शक्ति के लिए अच्छा है। ईवा ने उसे तिरछी नजरों से देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वह किसी और ही सोच रही हो। जीने का कोई मकसद नहीं था। अध्याय 106, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे एक चुंबन देना होगा। आराम न कर पाने के कारण ईवा ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और बैठक की ओर देखा। दरवाजा। क्या वे वहां ठीक रहेंगे? ये दर्दनाक है। उसकी कोमल चिंतित आवाज गूंज उठी। गलियारा। ईवा के शब्दों ने उन तीनों के मन में पुरानी यादें ताजा कर दी और वे कांप उठे। सहज रूप से दर्द असहनीय था। वे बच जाएंगे, एथन ने बुदबुदाते हुए कहा। जूलियन ने कुछ नहीं कहा, बल्कि इधर-उधर घूमने लगा। वह उत्सुकता भरी निगाहों से बादल का जायजा ले रहा था। क्या तुम अभी तक अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकते? जूलियन ने पूछा। क्योंकि बादल दिखाई नहीं दिया था उस पहली बार के बाद, उसने फिर से मान लिया था कि वह इसे छिपाने के लिए नियंत्रित कर रही थी, लेकिन आज की घटना इसके विपरीत साबित हुई। मैं उस चीज को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं जो अपने आप आती जाती रहती है? उसने अपने हाथ फेंक दिए। वातावरण में निराशा साफ झलक रही थी, उसकी आवाज में हताशा साफ थी, हालांकि असली सच्चाई उसके भीतर छिपी हुई थी। ऊंची आवाज में वह अपनी शक्ति के बारे में भूल चुकी थी, उसे नियंत्रित करना तो दूर की बात थी। ईथन ने उसकी आवाज में कंपन और उसकी नजरों से बचने के तरीके को महसूस किया। संदेह उसे धीरे-धीरे यह एहसास होने लगा कि वह पूरी सच्चाई नहीं बता रही है। ईवा को एथन की घूरती निगाहों से झंझनाहट महसूस हुई और उसने अनिच्छा से तुरंत विषय बदल दिया। दोबारा हंसी का पात्र बनने के लिए, खासकर जूलियन द्वारा। तुम दोनों ने बारिश का पानी पिया, क्या इससे हटाने के अलावा कोई और विशेष प्रभाव हुआ? अशुद्धियां, उसने उम्मीद भरी आवाज में उनसे पूछा। मेरी शक्ति सिर्फ उसी तक सीमित नहीं हो सकती जैसे उन अंतरिक्ष उपन्यासों में झरने के पानी की होती है, उसने कहा। उसने सोचा, काश उसकी क्षमताएं एथन और जूलियन की क्षमताओं से कहीं अधिक मजबूत होती। उस भविष्य की कल्पना करते ही उसके चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान फैल गई। एथन और जूलियन उन्होंने एक दूसरे को प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। इस बार उसके दिमाग में क्या चल रहा है? हम। ईवा ने आग्रह किया, लेकिन उसे तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। उसने चमकती आंखों से उन्हें घूर कर देखा। इससे उन्हें थोड़ी असहजता महसूस होती है और संतोषजनक उत्तर देने के लिए उन पर दबाव पड़ता है। ईथन उस दिन के बारे में सोचने लगा और उसे बस यही याद आया कि उसके पुराने घाव कैसे भर गए थे और उसका शरीर से अशुद्धियां निकल जाने के बाद हल्कापन महसूस हुआ, बस इतना ही। इसने मेरे पुराने जख्म भर दिए, एथन ने ईमानदारी से जवाब दिया, यह मानते हुए कि वह जानना चाहती थी कि कैसे उसकी शक्तियों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता था। ईवा ने तुरंत उससे नजरें हटा ली और जूलियन की ओर मुड़ गई, जो उसका आखिरी उम्मीद। जूलियन ने उसकी आशा भरी निगाहें देखी और उसे पहले जो दबाव महसूस हो रहा था वह दुगना हो गया। उसका सफाई करना गले को सहलाते हुए उसने घबराकर अपने बालों को रगड़ा और फिर जवाब दिया, ईथन ने जो कहा वही। वह बड़बड़ाया, वह थोड़ा पीछे हट गई, उसे सहज रूप से आभास हो गया था कि वह अपना आपा खो सकती है। ईवा की आंखों की तेज चमक पल भर में फीकी पड़ गई, उसका सदमा और अविश्वास सबके सामने स्पष्ट था। देखना। उसी क्षण एथन धीरे से सोफे के दूसरे छोर पर खिसक गया। बस इतना ही? ईवा ने मुस्कुराते हुए पूछा, जो रोने से भी बदतर थी, और दोनों को चौंका दिया। पुरुष अवाक रह गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। ईवा ने अपना सीना ऐसे पकड़ लिया मानो किसी तीर ने उसके दिल को भेद दिया हो, और फिर उसके अंदर क्रोध उमड़ पड़ा। उसके माध्यम से। इसके जवाब में शांत बादल तेजी से मथने लगा और तेजी से उसे घेरने लगा। कमरा यह एक स्पष्ट संकेत था कि एक भयंकर तूफान आने वाला था। ईथन और जूलियन ने एक साथ ऊपर देखा और लगभग अपशब्द कहने ही वाले थे। ईवा प्यारी, शांत हो जाओ, तुम अपने माता पिता के घर में बारला दोगे। जूलियन ने तेज गड़गड़ाहट के बीच आवाज लगाई। बिजली कड़क रही थी, लेकिन ईवा अपने गुस्से में इतनी डूबी हुई थी कि उसे साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वह उठ खड़ी हुई और गुस्से में कमरे में इधर उधर घूमने लगी। ये किस तरह की घटिया शक्ति है? उस असहनीय दर्द के बाद मुझे यही मिला, बारिश की औरत बनना। जैसा वह चिल्लाए, बारिश पहले से भी तेज हो गई, लेकिन इससे उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसे ऐसा लग रहा था मानो बादल उसका मजाक उड़ा रहे हो। उसने अपने चेहरे से गीले बालों की लटों को जोर से पोंछा और गुस्से में सांस छोड़ते हुए उस ओर इशारा किया। बादल, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, ठोस रूप में बदल जाओ। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके शरीर को सुरक्षित रखूंगा। क्या मैं किसी की तरह दिखती हूं? एक परी घूम घूम कर लोगों को ठीक करने और अशुद्धियों को दूर करने के लिए बारिश बरसा रही है ना? उसकी बारिश की बूंदों के बीच एक कर्कश तीखी आवाज किसी प्रेतवादित विलाप की तरह गूंज उठी, जिससे जूलियन का ध्यान भंग हो गया। कंपी सांस, हमें उसे अपनी भड़ास निकालने देनी चाहिए। इसे अंदर दबाकर रखने से तो बेहतर है, एथन ने जूलियन को देखते हुए कहा। आगे निकलते वह भीगे हुए सोफे पर बैठ गया और अपने ऊपर गिरती बारिश की बूंदों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी त्वचा भीग गई और उसके कपड़े भीग गए। हम शायद जल्द ही उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, जूलियन ने मन ही मन बुदबुदाया। वह सोफे पर गिर पड़ा। उसकी निगाहें पानी से लथपथ भीगी हुई जमीन पर घूम गईं और एक उसके होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान उभर आई। कुछ मिनटों बाद ईवा जूलियन के मन में क्या चल रहा था इससे अनभिज्ञ हाँफने लगी। बहुत जोर से चिल्लाने के कारण उसका गला खराब हो गया था। उसने अपने स्पेस रिंग से पानी की बोतल निकाली और बड़े बड़े घूंटों में पानी पिया। उसने हिम्मत नहीं की बारिश की बूंदों को निगल लो, फिर भी उनके द्वारा लाए गए दर्द से परेशान हो। उसका दिमाग थोड़ा सा साफ हुआ और सामने का दृश्य देखकर वह सदमे से अपनी जीभ काट ली। उसके होठों से दर्द भरी सिसकी निकली। मैंने गलती कर दी ईवा। ओह ईवा, तुमने क्या किया है? उसने पूछा। पानी उसके पास तक चढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने अफसोस से अपने चेहरे को दोनों हथेलियों से ढक लिया।
टखने तक पानी लग गया, जिससे दीवारें, कालीन और सोफे पूरी तरह भीग गए। वह उन्माद की स्थिति में लिविंग रूम के दरवाजे से दूर एक कुर्सी की ओर बढ़ी और बैठ गई। उसकी चेहरे पर भावहीनता और पीलापन छा गया। लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा और उसकी आंखें चमक उठी। वह अचानक कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई और नीचे झुककर अपने हाथ फैला दिए। पानी की सतह। ईथन और जूलियन उसे उत्सुकता से देख रहे थे, लेकिन एक पल बाद ही वे समझ गए, पानी गायब हो गया, पीछे केवल थोड़ी नम फर्श ही रह गई। तस्क, आपने पानी तो हटा दिया, लेकिन कुर्सियां। जूलियन ने अपनी जीभ चटकाई और अपना सिर हिलाया। वह सिर हिलाकर देख रही थी कि उसके चेहरे पर जो मुस्कान खिलनी शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। ईथन उत्सुकता से उसके सख्त चेहरे को देख रहा था, यह जानने के लिए कि वह इस स्थिति को कैसे संभालेगी। भीगी हुई कुर्सियां और दीवारें। जूलियन की बातों से ईवा अवाक रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर वह कैसे। उसे यह समस्या ठीक करनी थी, उसके पास आग की शक्तियां या ऐसी कोई चीज नहीं थी। जूलियन और करीब आया और झुककर उसके होंठ उसके कान के पास ले गया। एक चुंबन और सब कुछ ठीक हो जाता है वापस सामान्य करने के लिए। सूखा सौदा। उसकी गर्म सांसें उसके कान के निचले हिस्से से टकराईं, जिससे एक सनसनी सी दौड़ गई। उसके कान लाल हो गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने झटपट अपने कान ढांक लिए और जूलियन से पीछे हट गई। सामान्य रूप से बात करो। मेरे कान। लगभग गर्भवती हो गई थी, मैं हिल भी नहीं सकती, उसने बुदबुदाते हुए कहा और बाकी शब्द उसके कानों में गूंजते रह गए। सांस। लेकिन जैसे ही उसके शब्द उसके दिमाग में कौंधे, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप उन्हें उनके सूखे रूप में वापस ला सकते हैं? ईवा ने भीगे हुए सोफे की ओर इशारा करते हुए पूछा और दीवारों के बीच उसके चेहरे पर आशा का भाव था। हाँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एक चुंबन देना होगा, जूलियन ने घमंडी लहजे में जवाब दिया, जिससे एथन के चेहरे पर शिकन आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जूलियन इस स्थिति का फायदा उठाएगा और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उंगली से इशारा किया। उसके माथे पर बर्फ का एक पत्थर। लेकिन इससे पहले कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता, जूलियन ने चकमा दे दिया, जैसे कि वह उसकी पीठ के पीछे भी आंखें थी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। ईवा खुशी से चिल्लाई और जूलियन पर कूद पड़ी। उसने उसे पकड़ लिया, उसने उत्तेजित होकर उसकी कमर पर जगह जगह चुंबन बरसाए। जूलियन ने उसके स्नेह का भरपूर आनंद लिया, लेकिन ये क्षणिक था। अभी करो, इससे पहले कि मेरे माता पिता जाग जाएं, उसने आग्रह किया और उसकी बाहों को अपनी कमर से छुड़ाया। इससे पहले कि वह विरोध कर पाता या और समय मान पाता, एथन ने उसके छोटे से शरीर को एक बड़े कपड़े में लपेट दिया। उसने उसे कोट पहनाया और अपने साथ ले गया। उसने एथन के अधिकार जताने वाले हाव भाव का उपहास उड़ाया और अपना ध्यान वापस काम पर केंद्रित कर लिया। साथ ही कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाने पर एक धुंधली काली घड़ी प्रकट हुई। कमरे में उसकी टिक टिक की आवाज गूंज रही थी और उसकी लंबी और छोटी सुइयां तेजी से घूम रही थी। समय को गति प्रदान करना। कुछ ही सेकंड में कमरा सूखने लगा, मानो कुछ ही पलों में सदियों पुराना हो गया हो। ईवा विस्मय से देख रही थी, उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। काश मेरे पास ऐसी शक्ति होती तो मेरा जीवन ये पूर्ण हो जाएगा, उसने उदास मन से सपने देखते हुए सोचा। अध्याय 107, मैंने तुम्हें कभी इतनी अच्छी हालत में नहीं देखा। लिविंग रूम में वापस आकर बेहोश तीनों हिलने डुलने लगे और ग्रेस की नाक सिकुड़ गई जब उसने उसे देखा। नाक में तेज गंध भरते ही उसकी आंखें खुल गईं। वह खुद को काले तरल से ढका हुआ देखकर चौंक गई, यही उस मतली का कारण था। गंध। खड़े होते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन आ गई। वह रुक गई और उसने देखा कि उसकी हरकतें पहले से भी तेज। एसएसएस श्रेणी के एक राक्षस के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के बाद उसे जोड़ों में लगातार चोट लगी रही, इसके बावजूद इसके इलाज के लिए उसके प्रयास। उसने गंध को नजरअंदाज कर दिया, उसका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि उसका शरीर कितना हल्का महसूस हो रहा था। ग्रेस ने अपने बल्ले को तेजी से और जोरदार गति से घुमाया, हवा में गेंद को चीरते हुए और एक जोरदार प्रहार किया। ए शार्प ब्रिस्क ब्रीज विद ईच माइटी स्विंग। लियो और आरोन उस दृश्य को देखकर जागे। आरोन का चेहरा तुरंत सिकुड़ गया और बिना किसी प्रतिक्रिया के यह सुनकर वह दीवार तोड़कर अपने कमरे की ओर भागा, जहां उसे देर तक नहाना था। वह ऐसा करने को तैयार नहीं था। गंदगी में लिपटे हुए एक पल को बर्बाद मत करो। काफी समय हो गया, मैंने तुम्हें कभी इतने अच्छे रूप में नहीं देखा, लियो ने अपनी नाक पकड़ते हुए कहा। 2 उंगलियों के बीच। मैं बाद में समझाऊंगा। ग्रेस ये शब्द कहकर कमरे से बाहर भाग गई, वह कुछ कह नहीं पा रही थी। अब इस गंध को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे ऐसा लग रहा था कि हर एक सेकंड बर्बाद करने से उसकी सूंघने की क्षमता कम हो सकती है। लियो तेजी से बाहर निकला, पानी उसके टखनों से टकरा रहा था और हवा में उछल रहा था। प्रत्येक गतिविधि। शेफ के साथ गलियारे से गुजर रहा बटलर उन्हें देखकर स्तब्ध होकर मौन में जम गया। उन्होंने काले धब्बों से ढके धुंधले आकृतियों को उनके पास से तेजी से गुजरते देखा। उन्होंने पलकें झपकाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। क्या आपने उन काली आकृतियों को देखा? बटलर ने पूछा, यह महसूस करते हुए उसे यकीन नहीं था कि उसने सचमुच उन्हें देखा था या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था। लेकिन शेफ ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय क्रिस्टल के नीचे चमकते पानी के पदचिह्नों की ओर इशारा किया। रोशनी। आप 7 मांसाहारी व्यंजन और 3 शाकाहारी व्यंजन तैयार करें। मिठाई भी शामिल करें, हमारे पास है हवेली में मेहमान ठहरे हुए हैं। बटलर ने झटपट विषय बदल दिया, मानो कुछ भी नहीं हुआ था। उसका काम जिज्ञासु होना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करना था। प्रभावी ढंग से काम करें। शेफ, जो बटलर की ही तरह सोच रहा था, ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उनके पदचिह्न उनके आगे बढ़ने के साथ ही दिखाई देने लगे। डॉट 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 डॉट। समय बीतता गया और ग्रेस, लियो और आरोन पूरी तरह तरोताजा होकर ठीक समय पर रात के खाने के लिए लौट आए। ईवा और बाकी लोग पहले से ही भोजन की मेज के चारों ओर बैठे हुए थे और भोजन के आने का इंतजार कर रहे थे। परोसा गया। बहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, एरॉन ने भोजन कक्ष में प्रवेश करते ही कहा और बिना कुछ कहे ईथन और जूलियन पर एक नजर डालते हुए उसने एक कुर्सी खींची और उसे ईवा के बगल में रखते हुए उसे धक्का दिया। ईथन और भी दूर चला गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि ईथन प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, जिससे एडन को सफल होने का मौका मिल गया। ईथन के हैरान चेहरे को देखकर हंसने की इच्छा को दबाते हुए जूलियन के होंठ फड़फड़ाए, उसका उनकी प्रतिक्रिया अनमोल थी।
लेकिन उसकी खुशी क्षणिक थी। उसे अपने कंधे पर एक थपकी महसूस हुई और उसने ऊपर देखा तो उसके पिता खड़े थे। ससुराल वाले की मुस्कान, जो असल में मुस्कान नहीं थी, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जूलियन इशारा समझ गया और लियो के कुछ भी कहे बिना ही कुर्सी से उठ गया। सांस, मैं अपनी पत्नी के पास भी नहीं बैठ सकता, जूलियन ने कुर्सी पर बैठने से पहले धीरे से बुदबुदाया। ईथन के बगल में दोनों ने एक दूसरे को देखकर सहमति जताई, फिर ईवा की ओर देखा जिसने आरोन और लियो को एक इशारा किया। दोषी भाव स्पष्ट रूप से बारिश की याद दिला रहा है। ग्रेस सबसे आखिर में दाखिल हुई और ईवा के सामने वाली सीट पर बैठ गई। प्रिय, बारिश के लिए धन्यवाद, मैं महसूस कर सकता हूं मेरी पुरानी चोट ठीक हो गई और मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया। ग्रेस की आवाज भावपूर्ण थी। ईवा की निगाहों में देखते हुए उसने कृतज्ञता व्यक्त की। बहन, इतने उदार उपहार के लिए धन्यवाद, आरोन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बालों को सहलाया। जेंटली बिफोर स्टॉपिंग टू टेक समथिंग फ्रॉम हिज स्पेस रिंग। ये लीजिए, ये मेरा रिटर्न गिफ्ट है। ये शरीर को ढकने वाला रेशमी कवच है जो नर्म होने के बावजूद हमले को रोक सकता है। एक इससे श्रेणी का राक्षस। ईवा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसे किसी उपहार की उम्मीद नहीं थी, इससे पहले कि वह संभल पाती। अपनी संयमित मुद्रा में आरोन ने मेज पर एक थैली गिरा दी जिससे एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। ये लो जेब खर्च के लिए 10 लाख सोने के सिक्के। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, ईवा उस पर झपट पड़े। सुंदर भाई, मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ईवा खुशी से अभिभूत हो गई। वह अपनी सीट पर लौटी और जल्दी से थैली खोली। सिक्कों की खनक सुनकर वह खिलखिला उठी। संगीत की धुनें उसके कानों में गूंज रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने क्रिस्टल जैसी रोशनी में निहारने के लिए एक सिक्का निकाला। सभी लोग उसके चेहरे पर उमड़ती असीम खुशी को देख रहे थे और एथन और जूलियन ने शुरू कर दिया। वे मन ही मन अपनी सारी संपत्ति और खजाने का हिसाब लगा रहे थे कि उसे उपहार के रूप में क्या क्या देना है। लियो और ग्रेस ने इसे एक संकेत समझा और दोनों ने अपने अपने स्पेस बैग में उपहारों की तलाश शुरू कर दी। उसके लिए उपयुक्त। ईवा से इतना गर्मजोशी भरा आलिंगन पाकर आरोन अभी भी खुशी से झूम रहा था और उसने कसम खाई कि वह कालकोठरी में प्रवेश करने का मौका मिलने पर उसने और अधिक खजाने चुनने का फैसला किया। एक एस रैंक वाले राक्षस का खजाना जिसमें बेहतरीन बहुरंगी क्रिस्टल है और मोती बहन को शायद पसंद आए। हम एक उच्च श्रेणी के राक्षस पर हमला करो, कोर अधिक उपयोगी उसकी ताकत बढ़ाने के लिए। आरोन का दिमाग एक उपयुक्त उपहार के बारे में सोच रहा था जो वह दे सके। अगली बार उसे दे देंगे। जबकि ईवा ने लियो से रात्रि मोती, सोने के सिक्के और पशु कोर खुशी खुशी प्राप्त किए और ग्रेस के होंठ इतनी जोर से मुस्कुराने के कारण दुख रहे थे कि वह अपने पहले के सारे विचार भूल गई। उस बारिश का कारण बनने के लिए घबराहट और अपराध बोध। ठीक है, चलो खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं, ग्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके पास रखे बंद बर्तनों का पर्दा हटाते हुए। बाकी सबने सिर हिलाया और खाना शुरू कर दिया। ईवा ने अपना उपहार सावधानीपूर्वक अपनी जगह पर रख दिया ताकि बाद में उसकी प्रशंसा कर सके। जब वह अकेली थी, परिवार में धन के देवता होना अच्छी बात है, उसने सोचते हुए कहा। उसने अपने बर्तन उठाए। वे आराम से खामोशी में भोजन कर रहे थे और केवल बर्तनों की आवाज ही कमरे में गूंज रही थी। भोजन की मेज। इसी बीच मीलों दूर एक विशाल हवेली में एक आकृति धुंधले अंधेरे में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रही थी। रोशनी से जगमगाता गलियारा। उसके नंगे पैर ठंडे संगमरमर के फर्श को छू रहे थे जब वह चुपचाप उस भयानक वातावरण में आगे बढ़ रही थी। मौन, यहाँ कौन से खजाने छिपे हो सकते हैं? सेलेना ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, एक संकेत के साथ उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। यहाँ आने के पहले दिन ही कैडियन ने उसे चेतावनी दी थी कि वह कभी भी पूर्वी विंग में न जाए और उससे दूर रहे। उसके तरीके से। लेकिन अगले दिन उसने देखा कि कुछ नौकर दुर्लभ जड़ी बूटियों को पहियों वाली गाड़ी में रखकर अंदर ला रहे थे। वही पूर्वी विंग और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसके मन में उस जगह के बारे में अजीबोगरीब विचार उठने लगे। ये किसी प्रकार का खजाना हो सकता है। इसी वजह से वह उन जगहों पर छिपकर जाने लगी जहां उसे नहीं होना चाहिए था। जैसे ही वह पास पहुंची पूर्वी विंग में, जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसकी धड़कन तेज हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। गहरी सांसें लेते हुए उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई और आश्चर्य से देखा कि दरवाजा खुला हुआ था, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वास्तव में वहां कोई मूल्यवान वस्तु छिपी हुई है। उसे यही उम्मीद थी। कसकर बंद किया हुआ। अंदर जाने से पहले उसने चारों ओर नजर डाली और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। घने अंधेरे ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया था, जिससे वह भ्रमित हो गई थी। वह अपने कदमों पर रुक गई, लेकिन कुछ देर बाद कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें अंधेरे के अनुकूल हो गईं। सेलेना ने एक खंजर निकाला और उसे कसकर पकड़ते हुए अंधेरे में आगे बढ़ती रही। कमरे में ही थी कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज से उसका दिल मानो सीने से बाहर निकल आया। जैसे ही कमरा अचानक रोशन हुआ, वह झट से एक खंभे के पीछे छिप गई। उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों के सामने का दृश्य था। उस क्षण उसने चाहा कि वह आज्ञाकारी होकर अपने घर में ही रहती। कमरा। आह, प्लीज। उस आदमी की आवाज में व्याप्त दर्द को सुनकर सेलेना ने अपना मुंह ढक लिया। वह चीखने से खुद को रोक रही थी, क्योंकि डर से उसकी सारी ताकत खत्म हो रही थी और वह कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ी। अध्याय 108, चलो मुकाबला करते हैं। क्रिस्टल जैसी रोशनी ने कैडी के चेहरे पर छाया डाल दी। उसकी दोहरे रंग की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने चांदी के चश्मे से एक अशुभ संकेत दिया। उसके हाथ में एक स्केलपेल था और वह कांपते हुए उस आदमी के ऊपर झुका हुआ था जो बंधा हुआ था। मेज पर पड़ा हुआ था और उसके कटे हुए पैरों से अत्यधिक खून बह रहा था। तुम्हें अपने मालिक से चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे खेद है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, कैडियन ने कहा, सच्ची दया से भरे स्वर में। लेकिन उस आदमी के हाथ को चीरती हुई सर्जिकल छुरी ने कहा, अन्यथा। आह, मालिक कृपया, मैं नहीं करूंगा। आदमी दर्द से कराह उठा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। सर्जिकल छुरी उसकी नसों और हड्डियों को चीर रही थी। सेलेना ने आंखें फाड़कर आंसू बहाते हुए उस आदमी के हाथ को बेजान लटकते हुए देखा। खून के छींटे उड़ रहे थे, जिससे संगमरमर का फर्श भीग रहा था। चिंता मत करो और शांति से जाओ, तुम्हारा शरीर अनंत काल तक सुरक्षित रहेगा, कैडियन ने कहा। उसने शांत भाव से कहा, मानो वह उस व्यक्ति पर कोई बड़ा उपकार कर रहा हो। सेलेना उसकी बातें समझ नहीं पाए और केवल अपना मुंह कसकर बंद कर सकी। गले में उठ रही मतली को दबाने की कोशिश कर रही थी।
टेबल पर लेटे हुए व्यक्ति में अब कोई ताकत नहीं बची थी और वह दर्द से कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने देखा कि उसके कटे हुए हाथ पैर लापरवाही से जमीन पर फेंक दिए गए। जब कैडियन ने आखिरकार उस बदसूरत हिस्से को हटा दिया तो उसने संतुष्टि से गुनगुनाया, फिर बिना उस व्यक्ति को खून बहने से मरने का समय देते हुए कैडियन ने उसके शरीर को छुआ। पल भर में उस आदमी का शरीर ठोस हो गया, धीरे धीरे चांदी जैसा होता गया जब तक कि उसका पूरा शरीर चांदी जैसा नहीं हो गया। चांदी की परत चढ़ी हुई। छिपकर यह सब देख रही सेलिना ने अपने हाथों में उल्टी कर दी और उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। वह पीछे हट गई और खंभे के सहारे बेहोश हो गई। कैडियन ने बस उस आवाज की तरफ एक नजर डाली और अपना काम जारी रखा। वह पहले से ही उसकी उपस्थिति से अवगत था, लेकिन वह उसे अभी तक मार नहीं सकता था क्योंकि वह अभी भी उपयोगी थी। उसे घसीटकर उसके कमरे में ले जाओ और इसे साफ करो, कैडियन ने आदेश दिया और एक आदमी बाहर आया। सेलिना के बगल में एक खंभे से उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। कैडियन चांदी की उस मूर्ति की प्रशंसा कर रहा था जिसके दोनों हाथ और पैर गायब थे, उसके होंठ मुड़े हुए थे। अब स्लाइटली इन सैटिस्फैक्शन। जब सेलिना को उसके पैर से घसीट कर ले जाया जा रहा था, उसका शरीर जमीन पर बुरी तरह रगड़ खा रहा था। उसे खींचने वाले व्यक्ति को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किसी चीज से टकरा जाए और वह उसे पकड़ने को भी तैयार नहीं था। मैंने उसके शरीर पर उल्टी के दाग देखे। ... अगले दिन सेलिना अचानक जाग उठी और झट से बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखें झपकी चारों ओर घूमी और उसे एहसास हुआ कि वह वापस अपने कमरे में आ गई है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। छाती, मुझे वापस कौन लेकर आया? क्या उसे पता था कि मैं वहां थी? उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे डर सताने लगा, हालांकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर पहले से ही पता था। शायद उसकी उंगली में लिपटी अंगूठी ही उसे जिंदा रखे हुए है। उसने जल्दी से उसे अपने हाथों से ढक लिया और राहत की सांस लेते हुए उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसके भीतर जीवन की अनुभूति भर गई। हालांकि आज उसका सामना करने के ख्याल से ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। पहले की तुलना। मैं बीमार हूं। ये शब्द कहते ही वह चादर के नीचे छिप गई। कमरे से बाहर निकलने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। भूकंप आने की स्थिति में भी उसे उम्मीद थी कि यह अराजकता जल्द ही समाप्त हो जाएगी ताकि वह जल्दी से वहां से निकल सके। मुझे मार्विन और पसी की याद आती है। उसने झट से खुद को जगाया और बेहतर जीवन जीने और अपने अतीत पर ध्यान न देने का संकल्प लिया। पति। तारांकन। इसी बीच ईवा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसके सपने उस खजाने से भरे हुए थे जो उसने पाया था। उसने खुद को संभाला और मुड़ते ही उसके होठों से एक हल्की सी हंसी निकल गई। कुछ मिनट बीत गए और वह हिली डुली। जैसे ही उसकी आंखें खुली, ऊपर मंडराती एक परछाई ने उसे अपनी आंखों के सामने झपकाया। आह, भूत! ईवा चीखी। उसकी आंखों से नींद पल भर में गायब हो गई और वह जल्दी से बिस्तर का दूसरा किनारा। बहन, मैं हूं। आरोन की आवाज सुनकर वह एकदम रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे देखा उसका चेहरा सुंदर था और उसने अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए आह भरी। मेरी धड़कन लगभग रुक गई थी। तुम इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जब वह रुकी तो उसने खिड़की से आती हुई अंधेरी रोशनी देखी, फिर बोली, ओह, मुझे लगता है कि यह है सुबह। मैं देखना चाहता हूं कि तुम असली हो या नहीं, एरोन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके बिस्तर पर बैठ गया। ईवा की निगाह उसकी असहज मुस्कान पर उसकी नजर पड़ी और शरारती भाव से पहले उसके चेहरे पर थोड़ी ठंडक छा गई। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह रेंगते हुए एरोन के पास पहुंची और उसके गालों को चुटकी से दबाया। देखो, मैं असली हूं। लेकिन अगर तुम मुझे डराओगे तो फिर से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा युवा दिल धड़कना बंद कर दे। ईवा बेकाबू हो गई और उसने बनाना शुरू कर दिया। वह अपने गालों से अजीबोगरीब चेहरे बना रहा था, अपने टेढ़े मेढ़े होठों और फूले हुए गालों पर हंस रहा था। आरोन ने बेबसी से आह भरी और उसे अपनी मस्ती का आनंद लेने दिया, हालांकि उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। अंततः बहन उनके साथ यहां आ गई थी। नाश्ते में क्या बन रहा है? ईवा ने उसका चेहरा छोड़ते हुए पूछा जैसे ही वह बाहर निकली। बिस्तर। उसने अंगड़ाई ली और नीचे देखा। उसे इस बात का सुकून था कि वह पहले से ही कपड़े पहने हुए थी और उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। नग्न होकर सोने की आदत थी, अन्यथा यह अजीब हो सकता था। अगली बार अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना, उसने फिर से आरोन को याद दिलाया। ठीक है, आरोन ने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन ईवा किसी कारणवश उस पर भरोसा नहीं कर सकी। तब अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। दीवारों से होकर भी नहीं गुजरा जा सकता, उसने अपना चेहरा बदलते हुए कहा। उसे थोड़ा हिचकिचाते देख उसका चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, मैं वादा करता हूं। जब आरोन ने देखा कि उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया है, तो उसने तुरंत जवाब दिया। उसके बालों को बिखेरते हुए पहले से ही उलझे हुए बालों के साथ वह दीवार के रास्ते बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन रुक गया। उसने हाथ पकड़ा, उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। जूलियन लगभग मुंह के बल गिरते गिरते बचा। सुप्रभात, उसने शर्मिंदगी भरी खांसी के साथ अटपटे ढंग से अभिवादन किया, मानो वह पकड़ा गया हो। छुपकर बातें सुनना। आरोन की आंखें सिकुड़ गईं और ईवा के आसपास उसके चेहरे पर जो सहजभाव था, वह गायब हो गया। ईवा ने जूलियाना को देखकर मुस्कुराया और जवाब देने ही वाली थी कि तभी आरोन ने जूलियाना को खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वह दरवाजे से बाहर निकल गया और स्तब्ध रह गई। ईवा को वहीं छोड़ गया। अपने भाई के अजीब व्यवहार को देखकर वह असमंजस में पड़कर पलकें झपकाने लगी और अपना सिर खुजलाने लगी। हो सकता है उन्हें किसी जरूरी बात पर चर्चा करनी हो। कंधे उचकाते हुए वह अपनी दुनिया में खो गई, दिन भर की थकान मिटाने के लिए, खुद को तरोताजा करने के लिए जगह। इसी बीच आरोन ने जूलियन से अपना हाथ ऐसे झट से हटा लिया जैसे उसने किसी चीज को छू लिया हो। अशुद्ध। जूलियन ने उसकी प्रतिक्रिया पर भौहें उठाई, लेकिन ये याद रखते हुए कि आरोन उसका पत्नी के भाई के मामले में उसने अपना आपा खोने से खुद को रोका। चलो मुकाबला करते हैं। मैंने प्रसिद्ध लॉर्ड जूलियन के बारे में अफवाहें सुनी हैं, आरोन ने विनम्रता से पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर वह जूलियन से लड़ने के लिए तड़प रहा था, खासकर ये देखते हुए कि उसने संभवतः उसे कैसे धोखा दिया था। बहन को उन दोनों की शादी कराने के लिए राजी करना।
अपनी बहन के छोटे से शरीर को धमकाए जाने की कल्पना करते हुए दूसरा, उसने छिपे हुए गुस्से में अपने दांत भींच लिए। ओह टिल्डा, चलो मुकाबला करते हैं, अगर इस प्रक्रिया में तुम्हें चोट लग जाए तो मुझे दोष मत देना, जूलियन ने कहा, उतनी ही विनम्र स्वर में, ठंडी मुस्कान के साथ अपनी उंगलियों को चिपकाते हुए। बिल्कुल वैसा ही करना और ईवा को हमारी लड़ाई के बारे में मत बताना, आरोन ने कंधे हिलाते हुए चेतावनी दी। उसकी मांसपेशियों को ढीला करो। हम। जूलियन ने सहमति में सिर हिलाया, वह ईवा को यह बात बताने वाला नहीं था। जब दोनों एक दूसरे को हराने की रणनीति में मग्न थे, तभी एथन कोने से चुपके से निकल गया। उनकी पीठ को और आगे बढ़ते हुए देखना। जब वे नजर से ओझल हो गए, तो वह मुड़ा और चलने लगा, ईवा के कमरे की ओर। उसने दरवाजा खोला तो वह खाली मिला और उसका अच्छा मूड थोड़ा खराब हो गया। हालांकि वह वहां से नहीं उठी और इसके बजाय अपने बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही उसकी खुशबू उसकी नाक में पहुंची, उसकी आंखें भारी हो गईं। उसने जागते रहने के लिए संघर्ष किया, लेकिन रात भर ठीक से नींद न आने के कारण अंततः वह बेहोश हो गया। नींद। अध्याय 109। ओह, मेरी सबसे प्यारी बहू। एरोन और जूलियन ट्रेनिंग रूम में पहुंचे और अंदर जाते ही एरोन ने दरवाजा बंद कर दिया, किसी भी प्रकार की अशांति को रोकने के लिए। हथियार से लड़ेंगे या मुक्केबाजी से? आरोन ने दीवारों पर सजे हथियारों के रैक को देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे, लेकिन ये याद करके कि यह उसकी बहन का पति है, उसने आह भरी। जूलियन को भी उसी दुविधा का सामना करना पड़ता था, हर बार निराशा में आह भरकर वह एक विकल्प चुन लेता था। लड़ने की मुद्रा हाथापाई हो सकती है, लेकिन शक्तियों का इस्तेमाल जायज है, जूलियन ने कहा, उसकी आंखें तेजी से चमक उठी जब वह आरोन का आकलन कर रहा था। अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूं तो कोई आपत्ति नहीं, एरोन ने अंधेरे में गायब होने से पहले कहा। वातावरण में सन्नाटा छा गया। टिमटिमाती क्रिस्टल जैसी रोशनी और जूलियन की स्थिर धड़कन गूंज रही थी पूरे कमरे में। जूलियन के पास की क्रिस्टल जैसी रोशनी 2 बार टिमटिमाती है और जैसे ही एक छायादार पैर अचानक दिखाई देता है, वह बाईं ओर हट जाता है। उसने उसकी तरफ निशाना साधते हुए गोली चलाई। जूलियन ने अपने हाथों से उसे रोका और बल के कारण थोड़ा पीछे हट गया। पलक झपकते ही वह एरोन के पीछे टेलीपोर्ट हो गई और उसने एक मुक्का मारा, लेकिन एरोन ठीक समय पर पीछे हट गया। प्रहार से निकली हवा उसकी त्वचा को छूकर निकल गई। आरोन अंधेरे में नहीं छिपा, इसके बजाय वह जूलियन के साथ एक झटपट झड़प में उलझ गया। हलचल मच गई, मुक्के चलने लगे, मुक्कों की तीखी आवाज कमरे में गूंज उठी। फूंक मारना एक बार के बाद भी किसी को भी बढ़त नहीं मिली, दोनों पूरी तरह से बराबरी पर थे। वे एक दूसरे को घूरते हुए अलग हो गए, दोनों ने अपने अपने चेहरों पर चोट के निशान और कुछ छिपे हुए घाव देखे उनके कपड़ों के नीचे। तुम अच्छे हो, जूलियन ने टिप्पणी की, जिसके जवाब में आरोन ने गुनगुनाया, क्या आप मेरी बहन को लंबे समय से जानते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसे क्या पसंद है? आरोन, उन्होंने पूछा। आखिरी वाक्य पर उनकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई। हम लगभग 1 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, जूलियन ने यादों में खोते हुए धीरे से कहा। उसके होठों से हल्की हंसी निकलने से पहले उसने मुस्कुराया। उसे मांस, बिल्लियां और हमारी चीजें पसंद है। खांसी। जूलियन खुद को रोककर लगभग उनके एब्स कहने से खुद को बचा लिया। आरोन ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन उसके दिमाग ने तुरंत पहला वाक्य समझ लिया। यह भी 1 महीना भी नहीं बीता है और उसने तुम दोनों से शादी कर ली है। आपने थोड़ी देर इंतजार क्यों नहीं किया? और लंबा, ये बहुत जल्दी है। उसके हाथ मुट्ठी में कस गए और वह अपनी किस्मत को कोसने लगा कि उसे अपना साथी नहीं मिला। बहन को जल्द ही खो देना चाहिए था, अब 2 भेड़ियों ने उसकी प्यारी बहन को खा लिया है। ये सारे विचार उसके मन में उमड़ रहे थे, तभी उसका गुस्सा भड़क उठा और वह जूलियन पर झपटा। उसने उसके पेट में जोर से घुसा मारा। जूलियन बच सकता था, लेकिन उसने आरोन को जाने दिया। उसने अपना क्रोध प्रकट किया, ये जानते हुए कि अगर वह आरोन की जगह होता तो वह इससे भी बुरा करता। वह स्वार्थवश इस बात से खुश था कि उसने ईवा से उसके परिवार बसाने से पहले ही शादी कर ली थी। अपने पिता के साथ और भाई हमेशा देखता रहता है, उसके करीब आने में शायद हमेशा के लिए समय लग जाए या फिर कभी मौका ही न मिले। यहां तक कि उनके पति होने के नाते भी उनके आसपास होने पर उनके पास रहना मुश्किल था, और यह केवल तभी संभव था जब वे मौजूद हो। द सेकंड डे, जब उसे लगा कि उसने आरोन को अपनी भड़ास निकालने का पर्याप्त मौका दे दिया है, तो उसने हमला शुरू कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई हुई। वे इतनी बेरहमी से एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतिम प्रहार नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच ईवा साफ घास पर बैठी थी, उसके पास में सोने के सिक्के और अन्य उपहार थे। कल प्राप्त हुई वस्तु उसके सामने रख दी गई थी। मुला, हा, मैं अमीर हूं, मुझे क्या खरीदना चाहिए? मांस, उसने जोर से गाया, लेकिन उसके मन में एक विचार कौंधते ही वह अचानक रुक गई। एक पल रुकिए, बाहर अफरा तफरी मची हुई है, कोई दुकानें खुली नहीं है और सब कुछ ठप पड़ा है, नष्ट हो गया है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपना पैसा खर्च नहीं कर सकता? यह सच नहीं हो सकता। ओ विंकिंग फेस। ईवा को लगा कि ब्रह्मांड उसके साथ एक क्रूर मजाक कर रहा है। अब उसके पास पैसा तो है, लेकिन वह उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। उसने अविश्वास में जमीन पर मुक्का मारा, उसकी पहले वाली खुशी गायब हो गई। नहीं, कुछ तो होना ही चाहिए हो गया। क्या मेरी माँ इस अराजकता को रोकने की कोशिश नहीं कर रही है? खुद से कुछ बुदबुदाते हुए वह पीछे बैठ गई। सोच में डूबी हुई वह अपनी ठुड्डी टिकाई खड़ी थी। अगर यह रुक भी जाए तब भी मुझे सतह पर जाना ही पड़ेगा। मुझे मत बताओ, मैं अब भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ में जो पैसा है उसे खर्च कर दो। उसने खेद और घृणा से सिक्कों की थैली को छुआ। इस अराजकता की शुरुआत किसने की, ये तो सभी को पता होना चाहिए। चूंकि ये दुनिया सतह पर लौटने की योजना बना रही है, इसलिए उसके हाथ में मौजूद पैसा अभी भी उसके पास था। उपयोगी, उसे इसे भविष्य में खर्च करना था, अभी नहीं। इन चीजों से खुद को दिलासा देते हुए ये शब्द सुनकर वह उठी और अपने कमरे में लौट गई। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, तभी उसकी नजर कोने में एथन पर पड़ी। वह अचानक रुक गई और फिर बिस्तर की ओर चल पड़ी। वह मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहा है? उसका चेहरा बहुत मासूम और कम भावहीन लग रहा है। ईवा ने एथन के सोते हुए चेहरे को सहलाते हुए सोचा। उसकी उंगलियां धीरे से आगे बढ़ी, अपने होठों के किनारे को हल्के से फैलाते हुए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। वह अपने काम में इतनी मग्न थी, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एथन की आंखें थोड़ी सी कांप रही थी। वह अपना हाथ पीछे खींचकर कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक एथन ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, वह अपनी गहरी नीली आंखों से चुपचाप उसे घूर रहा था। नींद से
तुम उसका फायदा उठाकर नहीं जा सकती। इतना कहकर उसने उसकी कमर पकड़ ली और उसने प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे अपने नीचे पलट दिया। मैंने तो बस तुम्हारे चेहरे को छुआ था। हम। ईथन ने उसे चूमा और उसके शब्दों को खामोश कर दिया। उसने उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर पकड़ लिया, जिससे उसका संघर्ष रुक गया, और फिर उसने उसे बेरहमी से चूमा, उसकी सांसें छीनते हुए। उनका चुंबन तीव्र होता गया, उसकी जीभ पर घूमने लगी। धीरे से चूसने के बाद उसने उसे काट लिया। निचले होंठ पर धीरे से उसने चुंबन तोड़ दिया। ईवा ने गहरी सांस ली, हवा के लिए बेताब होकर सांस खींची। उसकी आंखें नम और स्तब्ध थी जब उसने एथन की ओर देखा। सुप्रभात, उसने धीमी भारी आवाज में कहा, जिससे उसका पहले से ही लाल चेहरा और भी लाल हो गया। लाल रंग का गहरा शेड। ईथन धीरे से हंसा, जिससे ईवा अचंभित रह गई और उसने उसे दोबारा देखा। उसके चेहरे पर संदेह झलक रहा था कि कहीं उसके एथन की जगह किसी और को तो नहीं ले लिया गया है। उसके चेहरे पर व्याप्त हैरानी के भाव संदेह और जिज्ञासा में बदल गए जब उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। क्या तुम एथन हो, या फिर अरे बाप रे, तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया गया है, उसने नाटकीय अंदाज में फुसफुसाते हुए कहा और अपने पैर खींचे। उसके गाल ऐसे लग रहे थे मानो वह नकली मुखौटा उतारने की कोशिश कर रहा हो। एथन ये देखकर दंग रह गया कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची। हालांकि वह आरक्षित स्वभाव का था, स्वभाव से वह अन्य भावनाएं भी व्यक्त कर सकता था, उसे चेहरे का लकवा नहीं था, लेकिन वह ऐसा नहीं था अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए उत्सुक। उसने उसके हाथों को अपने गालों से हटाया और धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। यह मैं हूं। कौन और कौन मेरी जगह ले सकता है? बिस्तर से उठते हुए उसने पूछा। ईवा ने अपना सिर सहलाया और बुदबुदाई, यह एक ऐसी दुनिया है जो विभिन्न शक्तियों से भरी हुई है। वहां है किसी व्यक्ति में इस प्रकार की क्षमता होने की संभावना है। आप भी रूप बदल सकते हैं एनिमल्स, सो व्हाई कांट समवन शापेशिफ्ट इनटू ह्यूमंस। ईथन उसकी बातों पर रुक गया, उसका चेहरा विचारशील हो गया। वह सोचने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने पहले कभी इस पहलू पर विचार नहीं किया था। अगर ऐसा है भी तो ये दुर्लभ होगा। चलिए नाश्ता करते हैं, हम उन महान लोगों से मिलने जा रहे हैं। विस्फोट के लिए जिम्मेदार परिवार। अंतिम वाक्य पर उनकी आवाज और भी ठंडी हो गई। ठीक है। बिस्तर से उठते ही ईवा का चेहरा गंभीर हो गया। दोनों कमरे से बाहर चले गए और भोजन कक्ष की ओर बढ़े। सभी लोग इकट्ठा होकर बैठे हुए थे, जाहिर तौर पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जूलिया और आरोन के ईवा के करीब एथन को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। धूर्त लोमड़ी, छी, जब मैं लड़ रहा था उसने ईवा के साथ अकेले रहने का मौका हथिया लिया। जूलियन उसने मन ही मन गाली दी और एथन पर कांटा फेंकने की इच्छा को रोकने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया। जब कांटा उसकी चोटिल उंगली पर लगा तो वह दर्द से कराह उठा, फिर जल्दी से उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। आरोन ने एथन के आत्मसंतुष्ट चेहरे पर एक नजर डाली और अपने हाथों में चम्मच को मोड़ दिया। दबा हुआ गुस्सा मन ही मन योजना बना रही थी कि इस बार लौटने पर एथन से बहस करेगी। हथियार बंद। प्यारे, यहां आकर बैठो, ग्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने बगल वाली सीट की ओर इशारा किया। ईवा मुस्कुराए और चलकर वहां पहुंची और बैठ गई, जबकि वे लोग उस पर चिंता भरे शब्दों की बौछार करने लगे। क्या तुम अच्छे से सोई? लियो ने पूछा। उसे चिंता थी कि शायद वह नए कमरे में रहने की आदी न हो। वातावरण अनुकूल न होने के कारण नींद की कमी हो जाती है। क्या आपको बिस्तर पसंद आया? मैंने इसे आखिरी समय में तैयार किया था, ग्रेस ने सावधानी से पूछा। केवल वह जानती थी कि यह कमरा वर्षों से उसकी बेटी के लिए आरक्षित था। मुझे अच्छी नींद आई और बिस्तर बहुत नरम था। मुझे ये कमरा बहुत पसंद आया, ईवा ने जवाब दिया। तुरंत उनकी चिंता देखकर उसका दिल खुश हो गया। अच्छी बात है, अगर आपको जरूरत हो। ग्रेस के शब्द तेज कदमों की आहट से बीच में ही रुक गए। भोजन कक्ष की ओर बढ़ते हुए उसने मुड़कर देखा तो लियो का एक आदमी अंदर घुसाया, उसका भी व्यक्ति अत्यावश्यक। तुम्हारे शिष्टाचार कहां गए? क्या आपको नहीं दिख रहा कि हम नाश्ता कर रहे हैं? जो भी हो, रुको, लियो ने ठंडे लहजे में कहा और गार्ड को हाथ हिलाकर दूर जाने का इशारा किया। मालिक, गार्ड ने कहना शुरू किया, लेकिन एक तेज गूंजती हुई आवाज ने उसे रोक दिया। तुम बदमाश, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरी पोती मिल गई है? क्या मुझे पहले प्राप्त करना होगा? मेरे जासूसों से मिली खबर। एक आकर्षक बुजुर्ग व्यक्ति लकड़ी के पैरों से कमरे में इठलाते हुए दाखिल हुआ। जमीन पर बेत से लयबद्ध तरीके से थपथपाहट की आवाज। अपने पिता को देखकर लियो ने असहाय होकर अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। ग्रेस की चुटकी। पिताजी, आप यहाँ हैं। मुझे नहीं पता था कि तुमने जासूसों को फिर से बदल दिया है, ग्रेस ने कहा, बनावटी मुस्कान लिए मेज के नीचे लियो की त्वचा में अपने नाखून गड़ाते हुए। ओह, मेरी सबसे प्यारी बहू, खुशी है कि तुम अभी भी जीवित हो, बूढ़े आदमी ने कहा। उसका आवाज इसमें कोई वास्तविक चिंता नहीं थी, बल्कि यह व्यंग्यात्मक लग रहा था। ईवा ने अपनी मां और उस बुजुर्ग व्यक्ति के बीच बारी बारी से देखते हुए आंखें चौड़ी कर ली। वह महसूस कर सकती थी उनके बीच हवा में तनाव साफ झलक रहा था। अध्याय 110। तुम किसी और से शादी कर सकती थी, इन दोनों से नहीं। दादाजी, आप यहाँ हैं, एरोन ने बगल से पुकारा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आह, मेरी पोती, आओ दादाजी से मिलो। उस बूढ़े आदमी ने आरोन को नजरअंदाज कर दिया और वह उत्साहित भाव से ईवा की ओर बढ़ा। उसने राहत भरी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाया। अपनी लापता पोती की वापसी से खुश होकर वह मुस्कुराया। दादाजी, ईवा ने असहज होकर पुकारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में और क्या कहे। लेकिन इससे पहले कि वह अपने हाथ के बारे में कुछ सोच पाती, उसका हाथ छूट गया और एक स्पेस बैग उसके सामने रख दिया गया। उसके हाथ पर रखा गया। दादाजी की धीमी आवाज सुनकर रेंडल की मुस्कान और भी खिल उठी, जैसे कि वह कह रहे हो, ऐसा नहीं है। घर में रहने वाले वे उद्दंड पोते, जो उसे केवल तभी याद करते थे जब ऐसा होता था कलकोठरी में शिकार करने का समय आ गया है। सांस, परिवार का प्यार नहीं। यहाँ उसने वह स्पेस बैग निकाला जो उसने यहाँ आने से पहले तैयार किया था। उसने रखा, उसके हाथों में बैग थमा दिया गया, जिससे वह उसे अस्वीकार करने से रुक गई। ये दादाजी के तैयार किए हुए उपहार हैं, इन्हें ले लो। रेंडल का लहजा दृढ़ था, जिससे पता चलता था कि वह ना सुनने को तैयार था। ने इसकी ओर देखा, जिसने सहमति में से लाया। ससुर के उपहारों में क्या क्या नहीं होता। ये साधारण है और इस तथ्य को साबित करने के लिए रेंडल ने आगे कहा, के लिए 3 मॉन्स्टर कोर हैं जिनका आप हैं। आप इनका उपयोग कर सही स्तर बढ़ाएं। इन्हें अकेले मत ग्रहण करो, सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पिता या माता में से कोई एक तुम्हारे साथ हो। वहां रेंडल ने गंभीर भाव से चेतावनी दी, जिससे ईवा कारण को लेकर अनभिज्ञ गई।